च 111 शिवाय की शादी का खुलासा। हीर हर्षवर्धन को देखकर ही बोली, अंडस्को आपको जरूरी काम से जाना था ना, तो नाश्ता कर लीजिए। हर्षवर्धन बोला, अंडस्को नाश्ता नहीं करूंगा, आकर खा लूंगा। हर्षवर्धन बाहर चला गया तो दिव्यांश और शिवाय भी हर्षवर्धन के पीछे पीछे चले गए। हर्षवर्धन जब गाड़ी के पास गया तो उसने देखा पैंथर और राजवीर दोनों ही व्हाइट कलर के कपड़े पहनकर खड़े थे। हर्षवर्धन ने कहा, अंडस्को तुम दोनों का जाना जरूरी नहीं है, मैं खुद चला जाऊंगा। तभी पीछे से दिव्यांश की आवाज आई, लेकिन मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, मैं आपके साथ ही जाऊंगा। अब आगे। हर्षवर्धन ने दिव्यांश के बात सुनी और दांत पिसता हुआ खुद में ही बड़बड़ाया, इन डांगरों को छोड़ गए मेरे पास, ना मेरी मानते हैं ना मेरी सुनते हैं, बस अपनी अपनी चलाते हैं। हर्षवर्धन ने फिर अपनी कमर पर हाथ रखकर चारों को देखकर कहा, चलो मेरी बात कौन सा मानते हो। तभी पीछे से विराज की आवाज आई, चाचू मैं भी चलूं। हर्षवर्धन विराज को मना करना चाहता था, लेकिन वह जानता था अगर उसने विराज को मना किया तो विराज के दिल को ठेस पहुंच जाएगी। हर्षवर्धन ने पलटकर कहा, अंडस्को हाँ तुम भी चलो, तुम कौन सा कम हो जो मेरी बात मानोगे। सब गाड़ी में बैठे और कुछ ही देर में मुक्तिधाम पहुंच गए, जहां पहले से ही बबीता आंटी का पार्थिव शरीर आ गया था। पंडित जी ने एक मटका हर्षवर्धन की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अंडस्को चिता को अग्नि देने की विधि पूरी कीजिए। हर्षवर्धन उस मटके को पकड़ता उससे पहले ही शिवाय ने मटके को लेकर कहा, अंडस्को बबीता आंटी की चिता को अग्नि में दूंगा, आप नहीं देंगे, आपकी अभी शादी हुई है। हर्षवर्धन ने हैरानी से शिवाय को देखा और फिर दांत पीसते हुए कहा, अंडस्को तो जिसकी शादी होती है वह चिता को अग्नि नहीं देते। शिवाय ने अनजाने में नामे गर्दन हिला दी, तो तुम क्यों दे रहे हो। ये सुनते ही सबके कान खड़े हो गए। शिवाय का चेहरा देखने लायक था, सब शिवाय को देख रहे थे, खासकर दिव्यांश। दिव्यांश ने तो अपने मन में कैलकुलेशन कर ली थी कि हो ना हो शिवाय ने आर्या से शादी कर ली, और दिव्यांश अंदर ही अंदर इस बात को सोचकर जल रहा था। जहां वह सब खड़े थे वहां गुस्सा नहीं कर सकते थे, वरना दिव्यांश तो अभी के अभी शिवाय का मुंह तोड़ देता। राजवीर भी काफी हद तक समझ गया था। राजवीर ने उस वक्त बात को संभालते हुए कहा, अंडस्को चाचू मैं दे देता हूं बबीता आंटी की चिता को अग्नि, आप दोनों रहने दीजिए। दिव्यांश को गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने कहा, अंडस्को नहीं राजवीर तुम मत दो, मैं दे देता हूं, वैसे भी बबीता आंटी ने सबसे ज्यादा मेरा ही ध्यान रखा है, मेरा हक सबसे पहले आता है। दिव्यांश की बात सुनकर हर्षवर्धन ने दिव्यांश की बातों को एग्री करते हुए उसे चिता को अग्नि देने की परमिशन दे दी। दिव्यांश अब काफी हद तक ठीक हो चुका था। दिव्यांश ने पूरे रीति रिवाज के साथ बबीता आंटी की चिता को अग्नि दी, फिर सबने चिता के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, कुछ देर मौन खड़े रहे। हर्षवर्धन ने चिता को देखकर मन ही मन कहा, अंडस्को बबीता आंटी मैं आपको बचा नहीं पाया, लेकिन आपकी चिता को साक्षी मानकर कहता हूँ, जिसने भी यह सब किया है उसे छोड़ूंगा नहीं। शाम तक सब हवेली में वापस आ गए। सब गाड़ी से उतरकर हवेली के गार्डन में आए। जैसे ही अंदर आने लग हीर ने उन्हें रोकते हुए कहा, अंडस्को सब वहीं रुक जाए, आप सब चिता को अग्नि देकर आए हैं तो ऐसे अंदर नहीं आ सकते, वहीं रुकिए। विराज बोला, तो कैसे आना है चाची। हीर बोली, आप सबको नहाकर अंदर आना होगा। हर्षवर्धन को याद आया कि पहले भी जब कभी वह किसी की अंतिम यात्रा में शामिल होते थे तो यशोदा भाभी भी उन्हें अंदर नहीं आने देती थी। हवेली के गार्डन में बने बाथरूम में ही सब नहाकर अंदर जाते थे। हर्षवर्धन को ये सब याद करके अच्छा लग रहा। हीर अनजाने में ही सही, लेकिन यशोदा भाभी के बनाए हुए नियम को मान्यता दे रही है। शिवाय बोला, चाची बाहर कैसे नहाएंगे। हर्षवर्धन बोला, अंडस्को बाहर जो बाथरूम में वही नहाना है, चलो। यशोदा भाभी भी हमें ऐसे ही अंदर नहीं आने देती थी। सब गार्डन में बने बाथरूम में नहाने लगे। हीर सबके कपड़े लेकर एक सर्वेंट के साथ वही खड़ी थी। उसने सबके पानी में गंगाजल भी मिला दिया था। शुद्ध होकर सब हवेली के अंदर आ गए। हवेली के अंदर आते ही दिव्यांश ने एक पच शिवाय के मुंह पर जड़ दिया। ये सब देखकर सब हैरान हो गए, सबकी आंखें ऑलमोस्ट बाहर आ गई। हर्षवर्धन ने चिल्लाते हुए कहा, दिव्यांश ये क्या बदतमीजी है, क्या हो गया है तुम्हें। शिवाय भी हैरान था कि अचानक से दिव्यांश को हो क्या गया, अभी तो ठीक था और हवेली के अंदर आते ही इतना गुस्सा क्यों आ गया। दिव्यांश अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोला, अंडस्को मैं चाचू के आगे पीछे घूम रहा हूँ, चाचू मेरी शादी दृष्टि से कर दो, मेरी चाचू शादी कर दो। और यह शादी करके भी बैठ गया। बड़ा भाई कुंवारा बैठा है और छोटे भाई ने शादी भी कर ली, शादी की तो कि किसी को बताया भी नहीं। शिवाय भी हल्के गुस्से में बोला, कौन सा बड़ा भाई, सिर्फ 12 सेकंड बड़े हो तुम मुझसे। बड़ा बड़ा होता है, शादी पहले मेरी होती और तूने आर्या से शादी भी कर ली,
तू तो कहता था कि मैं आर्या से प्यार नहीं करता, ऐसा कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं है, फिर अचानक से शादी क्यों कर ली? दिव्यांश भी गुस्से में बोला। शिवाय ने कहा, मैं तेरे जितना ढीला नहीं हूं कि चाचू के आगे पीछे घूमता रहा हूं। मुझे रिलायंस हुआ कि मैं आर्या से प्यार करता हूं, तो मैंने उससे शादी कर ली। लेकिन मेरी किस्मत ही खराब है। सोचा था शादी को सीक्रेट रखूंगा, लेकिन जिससे सीक्रेट रखना चाहिए था उसे सबसे पहले पता चल गया। दिव्यांश को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। इस बात पर ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि शिवाय ने पहले बाजी मार ली। दिव्यांश गुस्से में बोला, मुझे कुछ नहीं पता। साली साहिबा को अभी का अभी शौर्य के पास वापस भेजो। जब तक दृष्टि डोली में बैठकर रघुवंशी मेंशन नहीं आएगी तब तक आर्या इस घर में नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? अब तू डिसाइड करेगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। आर्या पिछले 6 महीने से मेरे साथ है, आगे भी रहेगी, और अब तो मैंने उसके साथ अपना लीगल रिश्ता बना लिया है। अब तो मैं अपनी बीवी को छोड़ने वाला नहीं हूँ। तेरे कहने से तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। शिवाय भी गुस्से में बोला। आर्या इस वक्त हवेली के हाल में नहीं थी, वह तो अपने कमरे में बैठकर स्केच बना रही थी। दिव्यांश गुस्से में बोला, छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन पहले दृष्टि इस घर में आएगी। आर्या रघुवंशी फैमिली की तीसरी बहू बनेगी, है दूसरी नहीं। शिवाय गुस्से में जवाब देता उससे पहले ही हर्षवर्धन ने चिल्लाकर कहा, शट अप बोथ ऑफ यू। क्यों मेरा खून पी के रखा हुआ है तुम दोनों ने? चाहते क्या हो तुम दोनों? हे भगवान, खुद तो चले गए और इन कुत्ते बिल्लियों को मेरे पास छोड़ गए। 24 घंटे लड़ते रहते हैं। हर्षवर्धन ने फिर अपने कुर्ते की बाजू फोल्ड करते हुए कहा, अब तुम दोनों ने एक भी शब्द मुंह से निकला तो आज ही तुम दोनों को मार मार के कबूतर बना दूंगा। चुप हो जाओ दोनों। हर्षवर्धन की बात सुनकर शिवाय और दिव्यांश दोनों ही सोफे पर मुंह फुला कर बैठ गए। हर्षवर्धन दिव्यांश के दिल की हालत समझ रहा था। दिव्यांश को कोई चीज पसंद आती थी तो उसे हमेशा तरीके से हासिल करता था, जबकि शिवाय ऐसा नहीं था। उसे जो चीज पसंद आती थी उसे वह किसी भी तरीके से हासिल कर लेता था। शिवाय ने ऐसा ही किया। शिवाय ने आर्या से शादी करने के लिए किसी की परमिशन नहीं ली। जब उसे लगा कि वह आर्या से प्यार करने लगा तो उसने आर्या से शादी करनी। हर्षवर्धन अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए हॉल में इधर उधर चक्कर लगा रहा था। शिवाय और दिव्यांश दोनों ही आमने सामने बैठे थे और दोनों ही एक दूसरे को खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे। दिव्यांश को तो सच में बहुत गुस्सा था, लेकिन शिवाय तो मन ही मन खुश हो रहा था। दिव्यांश फिर बोला, मैं शादी को नहीं मानता। शिवाय ने हंसकर कहा, तो मत मान, तुझे मनवा भी कौन रहा है? मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी? हर्षवर्धन ने दोनों को घूर कर कहा, तुम दोनों फिर शुरू हो गए। सच में पीटना है? शर्म नहीं आती तुम दोनों को? इतने बड़े होकर मुझसे पिटोगे? थोड़ी देर तक सबके बीच खामोशी रही। हीर ने फिर खामोशी को तोड़ते हुए कहा, बाकी बातें बाद में कर लेना। आप सब ने सुबह से कुछ नहीं खाया, चलिए पहले खाना खा लीजिए। दिव्यांश अपनी जगह से उठकर बोला, मुझे भूख नहीं है चाची। दिव्यांश जाने लगा तो हीर ने उसे रोकते हुए कहा, अपनी चाची की बात नहीं मानोगे दिव्यांश भैया? जीवन में परेशानियां तो चलती रहती है, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप खाना पीना छोड़ दें। वैसे भी आपकी चोट अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है, आपको खाना खाकर दवाई भी लेनी है। हर्षवर्धन ने भी कहा, दिव्यांश थोड़ा तो पेशेंस से काम लो। मैं कह रहा हूं न कि तेरी शादी दृष्टि से ही होगी। शौर्य ने भी अभरी झंडी दिखा दी है, तो इतना परेशान क्यों है? क्यों इतना डिस्टर्ब है? हम कल ही रघुवंशी मेंशन जाएंगे और फिर वरदान साहब से मिलने। शौर्य से तेरी शादी की डेट फिक्स करके ही आऊंगा। मैं तो ये सोच सोचकर परेशान हूं कि जब शौर्य को पता चलेगा शिवाय ने आर्या से शादी कर ली तो शौर्य शिवाय का क्या करेगा? हर्षवर्धन की बात सुनकर शिवाय ने मन ही मन कहा, करेगा क्या? ब्रह्मास्त्र लेकर मेरे पीछे भागेगा। दिव्यांश का मूड अब भी ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी वो चुपचाप डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया। शिवाय जानबूझकर दिव्यांश के सामने बैठा था। शिवाय से अपनी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी वह जैसे तैसे कंट्रोल कर रहा था। सब खाना खाने लगे। आर्या भी आकर शिवाय के पास बैठ गई। आर्या को नहीं पता था कि हाल में क्या हुआ। वह अभी अभी आकर सबके साथ खाना खाने बैठी थी। शिवाय ने आर्या को देखकर कहा, ए छुई मुई, घर में सबको पता चल गया कि मैंने तुमसे शादी कर ली, तो एक अच्छी बहू की तरह जाकर अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लो। शिवाय की बात सुनकर आर्या के दिल में धक धक होने लगी। उसे अब सबको फेस करते हुए शर्म आ रही थी, लेकिन फिर भी उसने अपना दुपट्टा अपने सिर पर रखा और सबसे पहले हर्षवर्धन के पैर छुए। हर्षवर्धन को समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे।
शिवाय हर बात हल्के में ले रहा था, लेकिन हर्षवर्धन जानता था कि जब शौर्य को इस बारे में पता चलेगा तो वह बहुत ज्यादा रिएक्ट करेगा। हर्षवर्धन ने अपने दोनों हाथ आर्या के सर पर रखकर कहा, अंडरस्कोप मुझे प्राउड है कि शिवाय ने अपने जीवन साथी के रूप में तुम्हें चुना। तुम हो ही इतनी प्यारी कि कोई भी तुम्हें प्यार कर ले, लेकिन तुमसे शिकायत है कि तुमने इस गधे में क्या देखा। अब तुम दोनों ने शादी कर ही ली है तो मैं तुम दोनों की शादी को एक्सेप्ट करता हूं और तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम हमेशा खुश रहो और कोशिश करना कि शिवाय को सुधार दो। इसने तो पूरे रघुवंशी खानदान के नाक में दम करके रखा हुआ है। आर्या ने हर्षवर्धन का आशीर्वाद लेकर हीर के पैर छुए। आर्या के पैर छूने से हीर थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गई। हीर ने हर्षवर्धन की तरफ देखा तो हर्षवर्धन ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम बड़ी हो गई हो, आशीर्वाद दो। जब 112 दृष्टि की आंखों की रोशनी कैसे गई। आर्या ने हर्षवर्धन का आशीर्वाद लेकर हीर के पैर छुए। आर्या के पैर छूने से हीर थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गई। हीर ने हर्षवर्धन की तरफ देखा तो हर्षवर्धन ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम बड़ी हो गई हो, आशीर्वाद दो। हीर ने भी आशीर्वाद देते हुए कहा, अंडरस्को सदा सुहागन रहो, हमेशा खुश रहो, भगवान तुम दोनों के बीच में प्यार का इजाफा करे। ए फ्लैट आगे। आर्या ने हीर के पैर छूकर शिवाय की तरफ देखा, जैसे पूछना चाहती हो अब क्या करूं। शिवाय ने कहा, अंडरस्को जाओ राजवीर के पैर छुओ, वह भी मुझसे बड़ा है और फिर दिव्यांश के भी, वो भी मुझसे 12 सेकंड बड़ा है। आर्या ने फिर राजवीर के पैर छुए। राजवीर थोड़ा कंफर्टेबल फील कर रहा था, लेकिन शिवाय का ऑर्डर था इसलिए उसने पैर छुआ लिए। राजवीर ने आशीर्वाद देते हुए कहा, अंडरस्को लिटिल गर्ल हमेशा खुश रहो, बस अब जल्दी से तुम बोलने लग जाओ। आर्या फिर आखिरी में दिव्यांश के पास आई। दिव्यांश अब भी गुस्से में डाइनिंग टेबल पर बैठा था। आर्या जैसे ही उसके पैरों की तरफ झुकने लगी, दिव्यांश गुस्से में उठकर चला गया। शिवाय ने हंसते हुए कहा, अंडरस्को अरे लगता है तुम्हारा जेठ जी बुरा मान गया। आर्या भागते हुए दिव्यांश के पीछे गई और फिर जल्दी से दिव्यांश के सामने आकर खड़ी हो गई। दिव्यांश ने आर्या की तरफ नहीं देखा और गुस्से से बोला, अंडरस्को साली साहिबा सामने से हटो, मुझे मेरे कमरे में जाना है। शिवाय डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हुए आर्या दिव्यांश को देख रहा था, लेकिन शिवाय को बस दिव्यांश की कमर दिखाई दे रही थी, आर्या का चेहरा नहीं। आर्या ने इशारों में दिव्यांश से कुछ कहा और दिव्यांश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। आर्या इशारों में दिव्यांश से कुछ कह रही थी, जिसे समझकर दिव्यांश के चेहरे की मुस्कुराहट बड़ी होती जा रही थी। दिव्यांश बोला, अंडरस्को फिर ठीक है, खाना खाने के बाद गार्डन में बैठकर बातें करेंगे। आर्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। आर्या ने फिर दिव्यांश के पैर छुए। दिव्यांश ने आर्या के सर पर हाथ रखकर कहा, अंडरस्को चाहता था तुम मेरी साली पहले बनो, लेकिन तुम तो बहू पहले बन गई। खैर कोई बात नहीं, तुम उस नालायक गधे कुत्ते के साथ हमेशा खुश रहो, तुम्हें संसार की सारी खुशियां मिले। हमेशा खुश रहो, ऐसे ही मुस्कुराते रहो, भगवान करे जल्द से जल्द तुम्हारी बहन भी इस घर में आ जाए। शिवाय में हंसते हुए कहा, अंडरस्को क्या बात है, वह अबे तू आर्या को आशीर्वाद दे रहा है या अपनी इच्छा उसे बता रहा है। शिवाय की बात सुनकर दिव्यांश के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। थोड़ी देर में सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने लगे। शिवाय हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। दिव्यांश भी जानता था कि शिवाय उससे चिढ़ा रहा है। शिवाय भी जानबूझकर दिव्यांश को देखता फिर एक मुस्कुराहट पास कर देता। दिव्यांश को गुस्सा आ गया और उसने एक बड़ी चम्मच उठाकर शिवाय की तरफ गुस्से में फेंक दी। शिवाय टाइम रहते आगे से हट गया, वरना वह चम्मच जाकर सीधा शिवाय के माथे पर लगती। शिवाय नाराज भरी टोन में बोला, अंडरस्को चाचू देख लो इसे। चाचू मुझे अब भी चिढ़ा रहा है, मैं मार दूंगा इसे। दिव्यांश भी गुस्से में बोला। हर्षवर्धन ने एक बार दिव्यांश को देखा और फिर शिवाय को और फिर इरिटेट होकर अपना सर डाइनिंग टेबल पर रख लिया। हर्षवर्धन को ऐसे देखकर हीर को हंसी आ गई और उसने बड़े प्यार से हर्षवर्धन के सिर पर हाथ फेरकर हंसते हुए कहा, अंडरस्को सुनिए जी। सुनाए जी। हर्षवर्धन ने चेहरा उठाकर हीर को देखा। हीर हंसते हुए बोली, अंडरस्को बच्चे ही तो हैं, आप इतना परेशान क्यों हो जाते हैं। बच्चे हैं ये 24 साल के सांड हो गए हैं, इन बच्चों ने मेरा खून पी रखा है। इस बार हर्षवर्धन भी हीर से शिकायत भरे लहजे में बोला। हर्षवर्धन की ऐसी शक्ल देखकर हीर की तो हंसी रुक ही नहीं रही थी और वह भी खिलखिलाकर हंसने लगी। हीर को देखकर दिव्यांश, शिवाय, राजवीर, पैंथर, विराज सब हंसने लगे। हर्षवर्धन ने सबको घूर कर देखा फिर गुस्से में बोला, अंडरस्को चुपचाप खाना खाओ और अपने कमरे में जाओ, सुबह मेंशन के लिए निकलेंगे। शिवाय ने फिर से मौके पर चौका मारते हुए कहा, अंडरस्को चाचू मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरी अभी अभी शादी हुई है तो क्यों ना मैं और आर्या हवेली में ही रुक जाए,
साथ में वक्त बिता लेंगे, हमारा छोटा सा हनीमून हो जाएगा। शिवाय ने यह बात बोलकर दिव्यांश को आंख मार दी। दिव्यांश शिवाय को देखकर फूंक गया। हर्षवर्धन ने एक एप्पल उठाया और शिवाय को मारते हुए कहा, अंडरस्को, बस कर दे, चुप हो जा, ऐसा ना हो दिव्यांश तुझे आज रात को ही मार दे। शिवाय भी हल्के गुस्से में बोला, अंडरस्को, यार चाचू मेरी क्या गलती, 3 दिन रही है दृष्टि इसकी आंखों के सामने, इसने उसे प्रपोज क्यों नहीं किया, इसके उसके बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसे क्लियर क्यों नहीं की। शिवाय फिर हंसता हुआ बोला, अंडरस्को, जब वह यहां से चली गई तब गया हीरो की तरह बाइक लेकर उसके पीछे और पीट कर आ गया। हर्षवर्धन दांत पिसता हुआ बोला, अंडरस्को, शिवाय एक और शब्द कहा तो सच कह रहा हूं मार मार के बंदर बना दूंगा। चुपचाप अपना खाना खत्म करो और कमरे में जाकर पैकिंग करो। सब ने अपना खाना खत्म कर लिया और अपने कमरे में चले गए, लेकिन दिव्यांश और आर्या गार्डन में बैठे थे। शिवाय बहुत देर से आर्या का वेट कर रहा था, लेकिन आर्या कमरे में नहीं आई। आज आर्या दिव्यांश के साथ गार्डन में बैठकर बातें कर रही थी। दिव्यांश जो भी दृष्टि के बारे में आर्या से पूछता आर्या उसे बता देती। दिव्यांश दृष्टि के बारे में आर्या से बात करके बहुत खुश था। आर्या ने दिव्यांश को दृष्टि की पसंद नापसंद सब कुछ बता दिया था। दिव्यांश ने आखिरी सवाल आर्या से किया, दृष्टि की आंखें। आर्या ने इतना ही सुना था कि वह रोने लगी। उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू बाहर आ गए। अभी तो आर्या दिव्यांश के साथ खिलखिलाकर हंस रही थी और यह सुनते ही आर्या रोने लगी। शिवाय जो कि आर्या को ढूंढता हुआ गार्डन में आया था, उसने आर्या को रोते हुए देखा तो उसके पास जाकर हैरानी से बोला, अंडरस्को, तुम रो क्यों रही हो। फिर उसने गुस्से से दिव्यांश को देखकर कहा, अंडरस्को, दिव्यांश तुझे मैं चिढ़ा रहा था ना, तूने मेरी छुई मुई को क्यों रुला दिया। दिव्यांश भी गुस्से में बोला, अंडरस्को, क्योंकि तू बेवकूफ है, मैं नहीं। दिव्यांश पंजों के बल बैठ गया और उसने आर्या के दोनों हाथों को पकड़कर कहा, अंडरस्को, आर्या रोने से कुछ नहीं होगा, मुझे बताओ दृष्टि की आंखों की रोशनी कैसे गई। आर्या तुम बहुत स्ट्रांग लड़की हो। आर्या ने सुबकते हुए इशारों में बताया, उस एक्सीडेंट में जिसमें आपके माँ पापा की डेथ हुई थी, उसी रात दृष्टि दीदी के आंखों की रोशनी चली गई थी। ये सुनकर शिवाय और दिव्यांश दोनों ही हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। दिव्यांश ने फिर पूछा, आर्या सही सही बताओ क्या हुआ था उस रात। आर्या ने इशारों में बताया, मुझे नहीं पता, बस इतना पता है उसी रात दृष्टि दी की आंखों की रोशनी चली गई थी। दिव्यांश ने अब कुछ नहीं पूछा। शिवाय दिव्यांश दोनों ही समझ गए थे कि अब भी उस रात का राज ही है। शिवाय ने दिव्यांश के कंधे पर हाथ मारकर कहा, तू टेंशन मत ले राजवीर, पता लगा रहा है, बहुत जल्द सच सामने आ जाएगा। थोड़ी देर तीनों ही गार्डन में बैठे रहे। शिवाय को जब कंफर्म हो गया कि आर्या का मूड ठीक है तो उसने झटके से आर्या को गोद में उठा लिया। आर्या तो हैरानी से शिवाय को आंखें फाड़े देख रही थी, जैसा कहना चाहती हो, दिव्यांश भैया यही है, ये क्या कर रहे हैं। शिवाय बोला, अंडरस्को, हाँ तुम्हारे दिव्यांश भैया ही को तो दिखाना है कि वह कितना लेट लतीफ है और मैं कितना फास्ट। वैसे भी तुम्हारे दिव्यांश भैया ने सुहागरात मुझे पहले मनाई है। उसने फिर दिव्यांश की तरफ आंख मारी और आर्या को गोद में लेकर ही हवेली के अंदर चला गया। कमीना, दिव्यांश खुद में ही बड़बाया। शिवाय आर्या को गोद में लेकर अपने कमरे में आ गया। शिवाय ने आर्या को गोद से उतारकर कहा, अंडरस्को, अपनी दवाई लो और सो जाओ। आर्या मुंह बनाती हुई इशारों में बोली, अंडरस्को, अब मैं दवाइयां नहीं खाऊंगी। शिवाय ने हल्के से गुस्से में कहा, अंडरस्को, 1 हफ्ता और खानी है खा लो, चुपचाप, ज्यादा नाटक मत करो। शिवाय ने दवाइयां ली और आर्या के हाथ में रख दी। फिर उसे पानी का गिलास पकड़ाते हुए कहा, अंडरस्को, जिद नहीं करते, अच्छे बच्चों की तरह खा लो, बस 1 हफ्ता और खा लो, फिर कभी कोई दवाई नहीं खानी होगी। आर्या ने मुंह बनाते हुए वह दवाई खा ली। आर्या फिर गुस्से में बालकनी में चली गई। वह शिवाय से गुस्सा थी, क्योंकि शिवाय उसे रोज ही ऐसी दवाई खिला देता था और आर्या दवाई खाते खाते उब चुकी थी। शिवाय आर्या को जाते हुए देख रहा था। शिवाय ने नामे ही गर्दन हिलाई, फिर बालकनी में उसके पीछे पीछे चला गया। शिवाय ने पीछे से आर्या को गले लगाकर कहा, अंडरस्को, छुई मुई नाराज हो गई। आर्या ने कोई रिएक्ट नहीं किया, जिससे शिवाय को पता चल गया कि आर्या अब भी नाराज है। शिवाय ने आर्या को पीछे से बाहों में भरकर बालकनी में पड़े झूले पर बैठ गया, फिर अपना चेहरा आर्या की गर्दन पर छुपाते हुए कहा, अंडरस्को, ए छुई मुई, हमारी शादी हो गई, इसका मतलब यह नहीं कि तुम मुझे बीवी की एक्टिंग करके दिखाओगी। ये झूठ मूठ की नाराजगी मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है। शिवाय की बात सुनकर आर्या के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। यह मुस्कुराहट शिवाय ने ही तो दी थी, वरना आर्या तो शायद अब तक मर चुकी होती। शिवाय ने तो आर्या के अंदर दोबारा जान डाल दी थी। आर्या का हंसना मुस्कुराना सब कुछ शिकायत से जुड़ चुका था।
आर्या को जीना शिवाय ने ही तो सिखाया था। शिवाय ने आर्या को जितना टॉर्चर किया था उससे ज्यादा उसकी झोली में खुशियां डाल दी थी। शिवाय ने अपना चेहरा आर्या की गर्दन में छुपाते हुए उसे हल्का हल्का रब करने लगा, जिससे आर्या को गुदगुदी होने लगी। आर्या ने खुद को थोड़ी देर कंट्रोल किया लेकिन ज्यादा देर नहीं कर पाए और वो खिलखिलाकर हंसने लगी। आर्या को हंसता हुआ देखकर शिवाय के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ गई। थोड़ी देर ऐसे ही मस्ती करने के बाद शिवाय ने आर्या का चेहरा अपनी तरफ घुमाकर अंगूठे से उसके गालों को सहलाते हुए धीरे से कहा, अंडरस्को ए छुई मुई कर लूं। आर्या समझ रही थी कि शिवाय क्या कहना चाहता है। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली और शिवाय ने अपने होठ आर्या के होठों पर रख दिए। एक मीठी सी किस के बाद शिवाय ने आर्या के चेहरे को अपने सीने पर लगाकर उसके बालों को सहलाते हुए कहा, अंडरस्को अब सो जाओ, सुबह मेंशन जाना है। शिवाय ने आर्या के बालों को सहलाया तो आर्या सो गई, लेकिन शिवाय के चेहरे के इंप्रेशन बदल गए। शिवाय अब भी आर्या के बालों को सहलाता हुआ मन ही मन खुद से कह रहा था, कल मेंशन में होगा धमाका, कुछ अंदर की बातें बाहर आएंगी और तुम्हारा वह बाप उसकी तो मैं धज्जियां उड़ा कर रहूंगा। थोड़ी देर शिवाय आर्या को लेकर बालकनी में ही बैठा रहा, फिर गोद में उठाकर कमरे में आ गया। उसने आर्या को बेड पर लेटाकर बाहों में भरकर सो गया। अगली सुबह सब मेंशन जाने के लिए तैयार हो गए थे। सब अपनी अपनी गाड़ियों में बैठने लगे तो हर्षवर्धन ने सबको रोककर कहा, अंडरस्को आज से सब एक साथ रहेंगे, अपने अपने पोर्शन में नहीं रहेंगे। शिवाय दिव्यांश को तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन विराज। हर्षवर्धन ने फिर पंजों के बल बैठकर विराज से पूछा, अंडरस्को तुम बताओ क्या तुम हम सबके साथ नहीं रहना चाहते? विराज कुछ बोलता उससे पहले वीरा ने कहा, अरे चाचू क्यों नहीं रहेंगे, विराज सर भी सबके साथ रहेंगे, सबके साथ रहेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। विराज हंसकर बोला, अंडरस्को अब माता रानी ने बोल ही दिया है तो मैं क्या बोलूं, चलिए चाचू सब साथ में रहते हैं। 113 रूही, राजवीर। विराज कुछ बोलता उससे पहले वीरा ने कहा, अरे चाचू क्यों नहीं रहेंगे, विराज सर भी सबके साथ रहेंगे, सबके साथ रहेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। विराज हंसकर बोला, अंडरस्को अब माता रानी ने बोल ही दिया है तो मैं क्या बोलूं, चलिए चाचू सब साथ में रहते हैं। रघुवंशी परिवार की खुशियां धीरे धीरे लौट रही थी। अब आगे सब गाड़ियों में बैठ गए। कुछ ही देर में गाड़ियां हवा से बातें करने लगी। राजवीर, रूही, पीहू तीनों एक गाड़ी में थे। गाड़ी कुछ मिनट बाद रघुवंशी मेंशन पहुंचने वाली थी, लेकिन रूही ने कहा, अंडरस्को राजवीर मुझे मेरे बॉयफ्रेंड से मिलना है, प्लीज यहां से लेफ्ट ले लो। रूही की बात सुनकर राजवीर थोड़ा हैरान हो गया। राजवीर बोला, अंडरस्को मैं प्लीज एक बार आप मेंशन चलिए, उसके बाद चाचू की परमिशन लेकर जहां आपका मन करता है वहां चली जाना, लेकिन अभी आप मेरे साथ हैं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको सही सलामत रघुवंशी मेंशन छोड़ दूं। मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूं और ना ही नासमझ, जो अपना भला बुरा समझ ना पाऊं। मुझे अभी मिलना है तो मतलब अभी मिलना है, तुम गाड़ी लेफ्ट लो। रूही थोड़े गुस्से में बोली। राजवीर को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वह इस वक्त रूही की हालत समझ रहा था। वह जानता था कि प्यार में ऐसे उल्टे सीधे काम करना कोई बड़ी बात नहीं है। वह भी कभी नित्या के लिए घंटे तक कॉलेज की कैंटीन में वेट करता था। राजवीर की गाड़ी काफिले के सबसे पीछे थी। राजवीर ने गाड़ी लेफ्ट लेते हुए कहा, मैडम आज पहली और आखिरी बार मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं, उसके बाद आप मुझसे उम्मीद मत करना। आपको अपनी जिंदगी में जो करना है कर लीजिए, लेकिन मुझे इन सब में मत घसीटिए क्योंकि मैं चाचू के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। राजवीर ने गाड़ी लेफ्ट ली तो रूही के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। रूही बोली, तुम टेंशन मत लो, बहुत जल्द मैं चाचू से अपनी शादी की बात करने वाली हूँ। करीब 20 मिनट ड्राइव करने के बाद राजवीर ने गाड़ी एक रेस्टोरेंट के बाहर रोकी। राजवीर ने हल्के गुस्से में कहा, मैम आप जाएं, मैं आपका यही वेट करता हूँ। इतना कहकर राजवीर ने पीहू को अपनी गोद में ले लिया। रूही ने राजवीर को देखा तो राजवीर का चेहरा गुस्से में फूला हुआ था। राजवीर भी नहीं जानता था कि आखिर वह रूही पर गुस्सा क्यों कर रहा है। कहीं ना कहीं उसके दिल में रूही को लेकर कुछ तो जज्बात थे, जो धीरे धीरे पनप रहे थे। रूही ने राजवीर के गालों को पकड़कर हिलाते हुए कहा, अंडरस्को राजवीर तुम पर गुस्सा बिल्कुल सूट नहीं करता, तो तुम गुस्सा मत किया करो, मैं बस आधे घंटे में आ जाऊंगी। इतना कहकर रूही गाड़ी से उतरकर रेस्टोरेंट के अंदर चली गई। राजवीर रूही को जाते हुए देख रहा था। कहीं ना कहीं उसके दिल में दर्द हो रहा था, लेकिन उसने उस दर्द को इग्नोर कर दिया। फिर गाड़ी में बैठकर पीहू के साथ खेलने लगा। 20 मिनट खेलने के बाद रूही बोली, अंडरस्को राजवीर भैया मुझे सुसु आई है। राजवीर ने हैरानी से पीहू को देखकर कहा, पीहू तुम्हें सुसु कैसे आ सकता है? जैसे सबको आता है राजवीर भैया, पीहू ने अपनी मीठी सी आवाज में कहा।
राजवीर थोड़ा इरिटेट हो गया, लेकिन फिर वह पीहू को गोदी में लेकर गाड़ी से उतरा और रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। रेस्टोरेंट काफी बड़ा था। राजवीर ने एक बार रेस्टोरेंट पर नजर घुमाई, उसे रूही दिखाई नहीं दी। राजवीर ने इग्नोर किया और पीहू को लेकर लेडीज वॉशरूम में चला गया। लेडीज वॉशरूम के बाहर एक फीमेल गार्ड बैठी थी। राजवीर ने उस लेडी गार्ड से रिक्वेस्ट करके पीहू को उसके साथ वॉशरूम में भेज दिया। राजवीर बहुत देर तक वॉशरूम के बाहर खड़ा रहा, लेकिन पीहू बाहर नहीं आई। तभी राजवीर का फोन वाइब्रेट हुआ और राजवीर फोन लेकर थोड़ा सा वॉशरूम से दूर चला गया, लेकिन राजवीर की नज़र वॉशरूम के गेट पर ही थी। राजवीर फोन पर बात कर रहा था, तभी वॉशरूम का गेट खोलकर पीहू राजवीर के ओर भागते हुए आए। राजवीर फोन पर बात करता हुआ पीहू को एक हाथ से इशारा कर रहा था, जैसे कहना चाहता हो पीहू प्लीज धीरे आओ, लग जाएगी। लेकिन पीहू तो फुल स्पीड में राजवीर की तरफ भाग रही थी और तभी एक लड़का सामने आ गया। पीहू उससे टकरा गई। पीहू उससे टकराकर जमीन पर गिर पड़ी। ये देखकर राजवीर पीहू की तरफ भागा। राजवीर ने झट से पीहू को गोद में उठा लिया। राजवीर ने दांत पीसते हुए उसे लड़के के कॉलर पकड़कर गुस्से में कहा, दिखाई नहीं देता अंधे हो। वो लड़का कुछ बोलता उससे पहले ही राजवीर की नज़र उस लड़के पर पड़ी। वो लड़का कोई और नहीं अभय ओबरॉय था। अभय को देखकर तो राजवीर का गुस्सा दुगना हो गया। राजवीर को वह पार्टी याद आई जब अभय ने आर्या के साथ बदतमीजी की थी। राजवीर ने पीहू को एक गोद में उठा रखा था। राजवीर ने दूसरे हाथ से अभय के मुंह पर एक पंच जड़ दिया। अभय अपना बैलेंस नहीं बन पाया, वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। राजवीर ने पीहू को गोद से उतार कर एक साइड में खड़ा करके कहा, अंडस्को पीहू, अब तुम्हें राजवीर भैया फाइट दिखाएंगे, देखोगी ना। पीहू ने हाँ में गर्दन हिला दी। राजवीर ने अपनी उंगली चटकाए और अभय को अपनी तरफ आने का इशारा किया। अभय राजवीर को फाइटिंग मोड में देखकर डर गया। अभय बोला, अंडस्को मैं लड़ाई करने नहीं आया हूं, गलती इस लड़की की है, यही भागकर आ रही थी। राजवीर ने गुस्से में कहा, वह छोटी है लेकिन तुम्हारा शरीर तो सांड जैसा है, तुम्हें दिखाई नहीं दिया। ओबरॉय ब्रदर देखकर नहीं चलते। राजवीर अभय की तरफ कदम बढ़ा रहा था और अभय डर के मारे पीछे हट रहा था। अभय पीछे हटता हुआ अपनी बॉडीगार्ड से टकरा गया। अभय ने अपने बॉडीगार्ड को देखकर राहत की सांस ली और फिर राजवीर को मारने का इशारा किया। अभय के वहां दो ही बॉडीगार्ड थे। राजवीर ने एक एक करके दोनों की पिटाई कर दी और फिर घुमाकर एक पंच अभय के मुंह पर मारा। अभय ने भी अपने प्रोटेक्शन में राजवीर को मारना चाहा, लेकिन अभय राजवीर को मार नहीं पाया। राजवीर ने फिर से एक पंच अभय के गाल पर जड़ दिया। राजवीर एक और पंच अभय को मारता कि तभी राजवीर का हाथ किसी ने पकड़ लिया। राजवीर ने चेहरा घुमाकर देखा तो रूही ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। रूही को गुस्सा आया, उसने राजवीर को अपनी तरफ घुमाया और खींचकर एक चांटा राजवीर के गाल पर मार दिया। राजवीर को समझते देर नहीं लगी कि रूही का बॉयफ्रेंड कोई और नहीं अभय ओबरॉय है। राजवीर ने हैरानी से रूही को देखा और रूही ने राजवीर के दोनों कॉलर पकड़कर चिल्लाते हुए कहा, अंडस्को तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अभय पर हाथ उठाने की? तुम अपनी औकात में रहो राजवीर, चाचू ने तुम्हें कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे अभय को हाथ लगाओगे? राजवीर हैरानी से रूही को देख रहा था और रूही बहुत गुस्से में राजवीर को। रूही और राजवीर को ऐसे देखकर अभय के चेहरे पर एक डेविड स्माइल आ गई। राजवीर ने अपना गुस्सा कंट्रोल करके बोला, अंडस्को मैडम ये लड़का ठीक नहीं है, बहुत ही घटिया लड़का है। आप नहीं जानती ये दोनों भाई कितनी घटिया हरकतें करते हैं। मैम आपको सारी दुनिया में यही लड़का मिला था अपना जीवन साथी चुनने के लिए, इससे अच्छा है आप कुंवारी रह जाए। अभय के बारे में ये सब सुनकर रूही चिल्लाए, बस करो राजवीर, बस करो, तुम खुद को समझते क्या हो? तुम मेरी लाइफ का डिसीजन नहीं लोगे। तुम मुझे नहीं बताओगे क्या सही है और क्या गलत। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूं जो अपने बारे में फैसला ना कर सकूं। मैं अभय से शादी करूंगी। चाचू कभी नहीं मानेंगे, कभी भी नहीं। आप नहीं जानती, लेकिन रघुवंशी फैमिली में सब जानते हैं कि अभय ओबरॉय कितना घटिया और कमीना इंसान है। राजवीर ने फिर से कहा। रूही भी दांत पीसते हुए बोली, चाचू को मानना मेरा काम है, मैं उन्हें कैसे बनाऊंगी? तुम यह मुझ पर छोड़ दो, अपना दिमाग खर्च मत करो, वह मेरे चाचू है, मेरी बात जरूर मानेंगे, समझे तुम? राजवीर को भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह अपनी औकात से आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। राजवीर ने भी दांत पीसते हुए अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहा, अंडस्को हाँ समझ गया मैडम, देखता हूँ आप चाचू को कैसे मानती हो। चाचू इस रिश्ते के लिए कभी हाँ नहीं करेंगे। अरे चाचू, क्या आप तो शिवाय सर और दिव्यांश सर को भी नहीं मना सकती, क्योंकि वह दोनों ही इस लड़के की घटिया हरकत से वाकिफ है। रूही को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने फिर से राजवीर पर हाथ उठा दिया।
लेकिन वह राजवीर के गाल पर थप्पड़ मार पाती उससे पहले ही राजवीर ने उसका हाथ पकड़कर गुस्से में कहा, अंडरस्को मैं शिवाय सर का बॉडीगार्ड हूं, आपका नौकर नहीं, जब मन करेगा आप मुझे थप्पड़ मार देंगी। राजवीर गुस्से में रूही का हाथ दबा रहा था और रूही अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। रूही को दर्द हो रहा था लेकिन राजवीर को रूही के दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इस वक्त राजवीर का ईगो हट हो गया था। भला राजवीर रेस्टोरेंट में सबके सामने एक लड़की से थप्पड़ कैसे खा सकता, बेशक वह लड़की उसके मालिक की बहन ही क्यों ना हो। रूही अपना हाथ राजवीर के हाथ से खींचते हुए बोली, राजवीर छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन राजवीर ने रूही का हाथ नहीं छोड़ा। राजवीर तो सुलगती हुई आंखों से अभय को देख रहा था। राजवीर ने दूसरे हाथ से अभय को पॉइंट करते हुए कहा, अंडरस्को आज के बाद मैं तुम्हें रूही मैम के आसपास भी ना देखूं, वरना आज तो मैम ने तुम्हें बचा लिया, अगली बार नहीं बचा पाएगी। राजवीर ने फिर पीहू की तरफ देखा और उससे अपने पास आने का इशारा किया। पीहू भागकर राजवीर के पास आ गई। राजवीर ने एक हाथ से रूही का हाथ पकड़ा और दूसरे से पीहू का, फिर रेस्टोरेंट से बाहर आ गया। राजवीर ने जबरदस्ती रूही को गाड़ी में बैठाया और पीहू को बैक सीट पर, फिर ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। थोड़ी देर में गाड़ी सड़क पर दौड़ने लगी। राजवीर बहुत गुस्से में ड्राइव कर रहा था, रूही भी बहुत गुस्से में बैठी थी। दूसरी तरफ सब मेंशन में पहुंच गए थे। हीर और हर्षवर्धन मेंशन के मेन गेट पर खड़े थे। दिव्यांश और शिवाय उन दोनों की थाली लेकर आरती उतार रहे थे। दोनों से कुछ हो तो रहा नहीं था, लेकिन जैसे तैसे मोबाइल में देखकर विधि पूर्वक हीर और हर्षवर्धन का स्वागत कर रहे थे। हीर को हर्षवर्धन और शिवाय को देखकर हंसी आ रही थी, लेकिन वह हंसी नहीं क्योंकि वह जानती थी दोनों ही घर प्रवेश की रस्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हीर हंसकर उनकी आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। हीर को कहाँ पता था कि ऐसी ठेस तो शिवाय, दिव्यांश एक दूसरे को हर मिनट पहुंचाते हैं। हर्षवर्धन ने थोड़ा सा थकावट भरी आवाज में कहा, तुम दोनों का ड्रामा हो गया हो तो हम अंदर आ जाए। आपको हम दोनों की मेहनत ड्रामा लग रही है, शिवाय ने नाराज भरी आवाज में कहा। हर्षवर्धन इरिटेट होता हुआ बोला, अंडरस्को, और नहीं तो क्या, मुझे तो समझ नहीं आ रहा तुम दोनों कर क्या रहे हो। आरती की थाली उल्टी घुमा रहे हो, दिया तुमने जलाया नहीं, ये परात तुमने जो हमारे पैरों के पास रखी है इसमें बस रोली है। पानी तुमने डाला नहीं, अरे इसमें पानी डालकर घोल बनाओ, तभी तो हीर इसमें पैर रखकर अंदर जाएगी और उसके पैर लक्ष्मी रूप में मेंशन के फर्श पर छप जाएंगे। शिवाय बोला, अंडरस्को, अरे चाचू आपको तो बहुत कुछ पता है, आप इधर आ जाए ना हमारी तरफ और आप ही चाची का स्वागत कर दीजिए। ये सुनकर हर्षवर्धन ने अपने सिर पर हाथ मारकर कहा, अंडरस्को, हीर मैं पागल हो जाऊंगा। हर्षवर्धन की हालत देखकर हीर को हंसी आ गई और वह खिलखिलाकर हंसने लगी। हीर जब भी हंसती थी हर्षवर्धन को सुकून ही मिलता था। जब 114 दोनों भाई गधे हैं। ये सुनकर हर्षवर्धन ने अपने सिर पर हाथ मारकर कहा, अंडरस्को, हीर मैं पागल हो जाऊंगा। हर्षवर्धन की हालत देखकर हीर को हंसी आ गई और वह खिलखिलाकर हंसने लगी। हीर जब भी हंसती थी हर्षवर्धन को सुकून ही मिलता था। तभी दीनू काका वहां आकर बोले, अरे नहीं नहीं हर्षवर्धन बेटा, पागल क्यों हो जाओगे, मैं हूं ना, मैं बताऊंगा कैसे स्वागत करते हैं। अब आगे। विराज हंसकर बोला, हाँ आ गए काका, मैं हूं ना, ये है हमारे शाहरुख खान। काका भी हंसते हुए बोले, विराज बेटा क्यों बुढ़ापे में मेरी मजाक बना रहे हो। शिवाय हंसता हुआ बोला, मजाक थोड़ी बना रहे हैं, आप तो शाहरुख खान से छोटे हैं, बस आपकी कमर थोड़ी झुक गई। ये सुनकर सब हंसने लगे। काका बोले, अच्छा अच्छा, अब दिया जलाकर सीधे हाथ से आरती करो। शिवाय ने काका के कहे मुताबिक हीर और हर्षवर्धन की आरती उतार दी। दिव्यांश ने परात में पानी डालकर घोल बनाया। हीर उस परात में अपने पैर रखकर मेंशन के अंदर आ गई। हीर हर्षवर्धन के पीछे वीरा और आर्या खड़ी थी। आर्या जब अंदर आने लगी तो शिवाय ने उसे हाथ दिखाकर रोककर कहा, रुको रुको रुको, तुम भी इस घर की बहू हो, हमारा भी ऐसे ही स्वागत होगा। दिव्यांश ने रोली की परात उठाते हुए कहा, चल बे, कोई स्वागत नहीं होगा, पैर उठाकर अंदर आ जाओ। शिवाय जाकर आर्या के बराबर में खड़ा हो गया। शिवाय फिर रिक्वेस्ट भरी नजरों से हीर को देखकर बोला, अंडरस्को, प्लीज चाची हमारा भी स्वागत कर दो ना। हर्षवर्धन सोफे पर बैठता हुआ बोला, जब ढंग से शादी होगी तब तुम्हारा स्वागत होगा, अब ज्यादा दिव्यांश के जले पर नमक मत छिड़को। चुपचाप से आर्या को लेकर अंदर आ जाओ। शिवाय हल्का सा पैर पटक कर बोला, मैं नहीं आऊंगा चाची, आप पहले मेरी और आर्या की आरती उतारो। हर्षवर्धन गुस्से में शिवाय को देख रहा था और तभी हीर ने हर्षवर्धन के कंधे पर हाथ रख दिया, फिर चुपचाप थाली लेकर आर्या और शिवाय के पास आए। हीर ने दोनों की आरती की और विधिपूर्वक आर्या का स्वागत करके घर के अंदर ले आए। हीर के पैरों के निशान के पीछे पीछे आर्या के पैर के निशान थे।
वीरा जो शिवाय और आर्या के पीछे खड़ी थी, उसने ध्यान नहीं दिया। वह मैंशन के अंदर आने लगी। उसने पहला ही कदम रखा था, उसका पहला ही कदम रोली की परात में गया। वीरा ने जल्दी से अपना कदम पीछे लिया, लेकिन तब तक उसके पैर में रोली लग चुकी थी। वीरा ने अपना पैर देखा तो उसकी आंखों नम हो गई। वीरा जल्दी से अपना पैर अपने दुपट्टे से साफ करने लगी। वीर अपना पैर साफ कर रही थी और पूरी रघुवंशी फैमिली वीरा को देख रही थी। वीरा ने जैसे ही नजर उठाकर सबको देखा, उसकी आंखों में ठहरे आंसू बह गए। उसे इस वक्त बहुत घबराहट हो रही थी। उसे लगा कि चाचू और सिंड्रेला चाची उसे अभी डांट देंगे, गलती से ही सही, लेकिन उसने रोली पर पैर रख दिया था, जो रघुवंशी खानदान की बहू का हक था। वीरा सबको देखकर कुछ बोल नहीं पा रही थी, फिर भी उसने हिम्मत करते हुए कहा, वो चाचू गलती से रखा गया, जानबूझकर नहीं रखा। हर्षवर्धन मन ही मन बोला, अंडरस्कोप, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम जानबूझकर पैर रखो। तुमसे अच्छी लड़की विराज को नहीं मिलेगी। उम्मीद करता हूं विराज भी यह बात जल्दी समझ जाएगा। हीर बोली, अंडरस्कोप वीरा, इसमें रोने वाली क्या बात है? कोई बात नहीं, गलती से हुआ है ना, चलो आ जाओ। शिवाय भी बोला, वीरा प्लीज ओवर रिएक्ट मत करो, आ जाओ, कुछ नहीं होता। दिव्यांश ने कहा, हाँ वीरा आ जाओ, अपने आप को गिल्ट फील मत करवाओ, ऐसी रस्मों से फर्क नहीं पड़ता, आ जाओ। वीरा तीनों के कहने से अंदर आ गई। सब सोफे पर बैठ गए और बात करने लगे। तभी राजवीर रूही का हाथ पकड़कर जबरदस्ती खींचता हुआ मैंशन के अंदर आया। राजवीर रूही को ऐसे देखकर हर्षवर्धन अपनी जगह से खड़ा हो गया। पीहू भागकर हीर की गोद में चढ़ गई। राजवीर ने खींचते हुए रूही को हर्षवर्धन के सामने लाकर ऑलमोस्ट फेंकते हुए कहा, चाचू संभालो अपनी लाडली भतीजी को। रूही लड़खड़ा जाती, लेकिन हर्षवर्धन ने उसे पकड़ लिया। रूही गुस्से में बोली, चाचू ये राजवीर बहुत ज्यादा बदतमीज हो गया है, आपने इसे कुछ ज्यादा ही सिर पर चढ़ा दिया। बॉडीगार्ड है, इसे कहो औकात में रहे। देखा आपने यह मेरे साथ कैसे बदतमीजी से पेश आता है। हर्षवर्धन ने रूही को खुद से दूर करके अपने मुंह पर उंगली रखकर कहा, चुप हो जाओ, जब तुमसे कुछ पूछूंगा तब बोलना। हर्षवर्धन की बात सुनकर रूही को बहुत ज्यादा हैरानी हुई। हर्षवर्धन ने फिर राजवीर की तरफ देखकर कहा, बताओ मुझे क्या हुआ है? आप उससे पूछ रहे हो चाचू? आपको मुझ पर यकीन नहीं है? रूही ने गुस्से में और नाराज भरी टोन में कहा। हर्षवर्धन ने रूही को आंखें दिखाते हुए कहा ना रूही, जब तुमसे पूछूंगा तब बोलना, अभी चुप हो जाओ। हर्षवर्धन ने राजवीर की तरफ देखकर फिर पूछा, बताओ राजवीर क्या हुआ? क्या किया रूही ने? राजवीर बोला, अंडरस्कोप चाचू, रूही अभय ओबरॉय को डेट कर रही है। ये सुनते ही हर्षवर्धन, शिवाय और दिव्यांश के चेहरे पर गुस्सा उभर आया। तीनों ने रूही को घूर कर देखा। शिवाय बोला, अंडरस्कोप तुझे उसके अलावा कोई और लड़का नहीं मिला डेट करने के लिए? तू जानती भी वो कितना घटिया आदमी है। रूही तीनों का गुस्सा देखकर डर गई। फिर वह हिम्मत करते हुए बोली, मैं अभय से प्यार करती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ। दिव्यांश और ज्यादा गुस्से में बोला, अंडरस्कोप तुम कल को कहोगी कि मैं गधे से प्यार करती हूँ, मेरी गधे से शादी कर दो, तो क्या हम तुम्हारी शादी गधे से कर देंगे? अभय गधे से ज्यादा कुछ नहीं है, वह गधा ही है, गधा ही रहेगा, दोनों भाई गधे हैं। रूही अब रोते हुए बोली, लेकिन मैं उससे प्यार करती हूँ, अभय से ही शादी करना चाहती हूँ। आप सब मेरे साथ इसलिए ऐसे करते हैं क्योंकि मैं आपकी सगी बहन नहीं हूँ। यार इसका हमेशा का यही ड्रामा है, बचपन से लेकर आज तक ये अपनी सारी बातें ऐसे ही मनवा लेती है। विराज ने भी हल्के गुस्से में कहा। रूही रोती हुई बोली, तू तो मेरा सगा भाई है, तू तो ऐसे मत बोल। विराज बोला, अंडरस्कोप ओ मैडम, सागा सौतेला चचेरा ममेरा ऐसा कुछ नहीं है, इस घर में सब भाई बहन ही है, चाचू सबको बराबर प्यार करते हैं। और दिव्यांश, शिवाय भी तुझसे कम प्यार नहीं करते। रूही का रोना बंद ही नहीं हो रहा था। रूही मन ही मन राजवीर को बहुत कस रही थी। शिवाय ने इरिटेट होकर कमर पर हाथ रखकर कहा, चाचू ये लड़की पागल हो गई है, इसे बुलाया किसने? इसे वापस भेजो, उस गधे से शादी करेगी जो देखने में ही चिंपांजी लगता है। शिवाय की बात सुनकर रूही और जोर जोर से रोने लगी। अभय के बारे में इतना सब कुछ कह रहे थे, रूही से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। हर्षवर्धन थोड़ी तेज आवाज में बोला, अंडरस्कोप बस करो, अब इस बारे में बात नहीं होगी, बहुत जल्द में रूही की शादी एक अच्छे घर में कर देंगे। हर्षवर्धन ने फिर रूही को देखकर कहा, अंडरस्कोप तुम्हारी शादी में अभय से नहीं कर सकता। रूही अब चुपचाप अपने कमरे में चली जाओ और कोई गलती मत करना, ना ही कोई उटपटांग हरकत करना, ऐसा ना हो कि तुम अपने चाचू का गुस्सा देख लो। अब जाओ यहाँ से। रूही रोती हुई वहां से चली गई। रूही अपने कमरे में जाकर गुस्से में रोने लगी और वह नीचे नहीं आई। पूरे दिन आज मैंशन में तनाव का माहौल बना रहा। रात को सब डिनर कर रहे थे।
हर्षवर्धन ने हीर की तरफ देखकर पूछा, रूही ने सुबह से कुछ खाया? हीर नैना में गर्दन हिला दी। विराज अपना डिनर करता हुआ बोला, को टेंशन मत लो चाचू, आदत से मजबूर है, आएगी रात को फ्रिज में से आइसक्रीम निकालेगी और डाइनिंग टेबल पर पसर कर खाएगी। तभी एक सर्वेंट ने आकर हर्षवर्धन से कहा, सर रणविजय सिंह राणा आए हैं। दिव्यांश हंसकर बोला, बहू रानी पापा आए हैं तुम्हारे। रणविजय का नाम सुनकर आर्या जो खाना खा रही थी उसके हाथ रुक गए, उसकी आंखों में हल्का सा पानी आ गया। शिवाय ने नोटिस कर दिया। हर्षवर्धन ने आर्या को देखा तो आर्या बहुत मासूम सा चेहरा बनाकर डाइनिंग टेबल पर चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखों का पानी देखकर हर्षवर्धन समझ गया कि आर्या को अब रणविजय सिंह राणा के गुस्से से डर लग रहा है। हर्षवर्धन अपनी चेयर से खड़ा हुआ, उसने आर्या के सर पर हाथ रखकर कहा, डरो मत बच्चा, हम हैं ना, कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे पापा को समझा लूंगा, तुम यही रहोगी हमारे पास। आर्या ने हर्षवर्धन का हाथ अपने दोनों हाथों से पकड़ा और नम आंखों से हर्षवर्धन को देखने लगी, जैसे कहना चाहती हो मैं उनके साथ नहीं जाऊंगी, यही रहूंगी। हर्षवर्धन भी आर्या का चेहरा देखकर समझ गया। उसने आर्या को दिलासा देते हुए कहा, कुछ नहीं होगा, डरो मत, तुम्हें यहाँ से कोई नहीं लेकर जाएगा, तुम इस घर की बहू हो और अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। हर्षवर्धन ने आर्या से अपना हाथ छुड़वाया और एक चांटा शिवाय की गुद्दी में मारकर कहा, को हर काम में जल्दी होती है, अब जाकर मान ले अपने ससुर जी को खून पीकर रखा हुआ है मेरा। शिवाय डाइनिंग टेबल से उठकर अपना सिर मलते हुए बोला, को चाचू मेरी शादी हो गई, कुछ तो शर्म करो। आर्या क्या सोचेगी कि जब देखो उसका पति अपने चाचू से पिटता रहता है। हर्षवर्धन हल्के गुस्से में बोला, मेरा दिमाग मत खराब कर, अब क्या जवाब दूं इसके बाप को? अभी तो बस रणविजय सिंह राणा यहाँ आए हैं, अभी तो शौर्य और वरदान को भी जवाब देना है, क्या जवाब दूंगा? तू तो शादी करके बैठ गया। शिवाय बोला, को चाचू आप बड़े हैं इसीलिए मैं कुछ नहीं कह रहा, वरना इस सिचुएशन को मैं अपने तरीके से हैंडल करना चाहता हूँ। तू ना चुप हो जा, मुझे कुछ सोचने दे, क्या कहना है इसके बाप को? हर्षवर्धन ने कहा। शिवाय गुस्से में बोला, को कौन सा बाप? 6 महीने से मेरे साथ रह रही है तब तो बाप नहीं आया, एक बार नहीं सोचा कि मैं इसके साथ कुछ गलत कर लेता तो क्या होता? जब शौर्य को ढूंढता हुआ राजपूत हवेली गया था तब इसके बाप ने इसे ही भेज दिया था, एक बार नहीं सोचा 18 साल की लड़की है, अपनी फीलिंग को भी नहीं बता सकती, मैंने इसके साथ कुछ गलत हरकत कर दी तो क्या होगा? आप ऐसे बाप से डर रहे हो, मैं नहीं डरता। बाप का हक जताने आया है वो, मैं अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाता मर जाती ये। दुनिया भर का पैसा है रणविजय सिंह राणा के पास, लेकिन अपनी बेटी का इलाज करने के लिए पैसे नहीं है। कहाँ था वह बाप जब शौर्य को गोली लगी थी? कहाँ था वह बाप जब दृष्टि मजबूरी में दिव्यांश के साथ 5 रातें बिता रही थी? हर्षवर्धन कहीं ना कहीं शिवाय की बातों से एग्री कर रहा था। सच तो था, पिछले 6 महीने से आर्या शिवाय के पास रह रही थी, तब तो रणविजय सिंह राणा ने एक बार अपनी बेटी के बारे में नहीं पूछा तो फिर वह मेंशन क्यों आया है? दिव्यांश भी अपनी चेयर से खड़े होकर बोला, अब आप दोनों फिलहाल शांत हो जाए, चल कर देखते हैं वह क्या करने आए हैं। जरूरी नहीं है आर्या को लेने ही आए हो सकता है कोई और बात करने आए हो। बेटी को लेने ही आए हैं, लेकिन मैं आर्या को उनके साथ नहीं भेजूंगा, शिवाय ने गुस्से में कहा। हर्षवर्धन ने शिवाय की बाजू पकड़ी और थोड़ा सा खींचते हुए कहा, को चलो पहले बात करते हैं उसके बाद देखेंगे। फिर उसने दिव्यांश को इशारों में अपने पास आने के लिए कहा। दिव्यांश भी उनके पीछे पीछे सिटिंग एरिया में चला गया। जब 115 शौर्य ही है जो मुझे आर्या को लाकर देगा। बेटी को लेने ही आए हैं, लेकिन मैं आर्या को उनके साथ नहीं भेजूंगा, शिवाय ने गुस्से में कहा। हर्षवर्धन ने शिवाय की बाजू पकड़ी और थोड़ा सा खींचते हुए कहा, को चलो पहले बात करते हैं उसके बाद देखेंगे। फिर उसने दिव्यांश को इशारों में अपने पास आने के लिए कहा। दिव्यांश भी उनके पीछे पीछे सिटिंग एरिया में चला गया। रणविजय सिंह राणा बलराज के साथ सिटिंग एरिया में ही खड़ा था। हर्षवर्धन ने जब विजय सिंह को खड़े हुए देखा तो हंसकर कहा, अरे राणा साहब खड़े क्यों हैं, बैठ जाए, अपना ही घर समझिए। ए फ्लैट आगे। रणविजय सिंह गुस्से में बोला, बैठने नहीं आया हूं, मेरी बेटी कहाँ है? अपनी बेटी को ले जाने आया हूं। बड़ी जल्दी याद आ गई अपनी बेटी की, दिव्यांश ने एटीट्यूड के साथ कहा। रणविजय सिंह राणा ने गुस्से में कहा, को चुपचाप मेरी बेटी को मेरे साथ भेज दो, मैं यहाँ तुम्हारे सवालों का जवाब देने नहीं आया हूँ। एक तो मेरी बेटी को तुमने 6 महीने से जबरदस्ती अपने घर में रखा है, ऊपर से एटीट्यूड भी दिख रहे हो। शिवाय ने अपनी भौहें चढ़ाकर कहा। दिव्यांश का सवाल बुरा लगा, लेकिन दिव्यांश का सवाल तो जायज है। 6 महीने बाद आपको अपनी बेटी की याद आई।
रणविजय सिंह ने हर्षवर्धन की तरफ देखकर कहा, मिस्टर हर्षवर्धन रघुवंशी, मैं यहाँ बहस करने नहीं आया हूँ। आर्या को बुला दीजिए, मैं उसे लेकर यहाँ से चला जाऊंगा, वह मेरी बेटी है। तब तक आर्या भी डरते डरते सीटिंग एरिया में आ गई। आर्या को देखकर रणविजय सिंह को बहुत गुस्सा आया। रणविजय सिंह आर्या का हाथ पकड़कर गुस्से में बाहर की तरफ ले जाने लगा, लेकिन वह पूरी तरह से चौखट पर करता उससे पहले ही आर्या का दूसरा हाथ शिवाय ने पकड़ लिया। रणविजय सिंह ने पलटकर देखा और फिर दांत पीसकर गुस्से में कहा, अंडरस्को शिवाय हाथ छोड़ो आर्या का, मैं अपनी बेटी को यहाँ से ले जाऊंगा। शिवाय ने बहुत प्यार से कहा, अंडरस्को ससुर जी, यह आपकी बेटी नहीं मेरी बीवी है और मैं अपनी बीवी को किसी के साथ नहीं भेजूंगा। शिवाय की बात सुनकर रणविजय सिंह राणा के तो जैसे हाशिया उड़ गए। रणविजय सिंह राणा ने पलटकर आर्या को देखा, आर्या सहम गई, उसकी आंखों में पानी आ गया। क्या कह रहा है ये? रणविजय सिंह राणा ने आर्या से सवाल किया। आर्या कुछ नहीं बोली, चुपचाप नजरें झुकाए खड़ी रही। रणविजय सिंह राणा ने फिर बहुत गुस्से में चिल्लाकर कर कहा, अंडरस्को तुमसे पूछ रहा हूं, क्या कह रहा है ये लड़का? क्या तुमने इससे शादी कर ली? आर्या अब भी कुछ नहीं बोली। आर्या की आंखों में आंसू झरने की तरह बहने लगे, उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। शिवाय आगे आया, उसने रणविजय सिंह राणा से आर्या का हाथ छुड़वाकर आर्या को अपने पीछे करके कहा, अंडरस्को आपको पता है ना आपकी बेटी बोल नहीं सकती, इसलिए मैं बोल रहा हूं, मैंने आर्या से शादी कर ली और अब आप मेरी बीवी को यहां से लेकर नहीं जा सकते। मैं इस शादी को नहीं मानता, मेरी बेटी अभी 18 साल की भी नहीं हुई है, रणविजय सिंह राणा ने गुस्से में कहा। अगले हफ्ते तो हो जाएगी ना आपकी बेटी 18 साल की? शिवाय ने रणविजय सिंह राणा को सवाल भरी नजरों से देखते हुए कहा। कहना क्या चाहते हो तुम? शिवाय बोला, अंडरस्को यही कि आपकी बेटी 18 साल की होने वाली है, इसलिए आपको इसकी याद आए। इनडायरेक्टली आपकी आधी प्रॉपर्टी अब आर्या के नाम हो जाएगी और आप ऐसा होने नहीं देंगे, इसलिए आर्या को ले जाने आए हैं ताकि प्रॉपर्टी इसके नाम हो और उसके अगले ही पल आप इससे प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ले। सही कह रहा हूं ना ससुर जी? वरना पिछले 6 महीना से तो आपको अपनी बेटी याद नहीं आई। ये सुनकर रणविजय सिंह राणा के साथ साथ हर्षवर्धन और दिव्यांश भी हैरान हो गए। दिव्यांश मन ही मन बोला, ये शिवाय जितना बाहर से दिखता है उससे ज्यादा अंदर से हराम है, कितनी आगे की सोच कर बैठा है, सब कुछ पता है इसे। रणविजय सिंह राणा ने गुस्से में कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम? यह मेरी बेटी है और मैं अपनी ही बेटी से प्रॉपर्टी अपने नाम क्यों करवाऊंगा? आपकी बेटी? पक्का यह आपकी बेटी है? सच सच बताए रणविजय सिंह राणा जी की आपकी बेटी है या नहीं, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं यह आपकी अपनी बेटी नहीं है। ये तो सोमदत्त राजपूत की छोटी बहन वंशिका की बेटी है और आप उसके दूसरे पति। नहीं नहीं, दूसरा पति नहीं, सिर्फ कहने के लिए दूसरा पति, क्योंकि न तो आपने कभी पति के फर्ज निभाए और न ही एक पिता के। अब तो रणविजय सिंह राणा की आवाज हलक से बाहर आ ही नहीं रही थी। जो राज उसने बरसों से छुपा कर रखा था उसे तो शिवाय ने इतनी आराम से सबके सामने कह दिया। दिव्यांश बोला, राणा साहब आपकी बहुत सारे राज शिवाय ने खोल दिए हैं, वह और ज्यादा आपके कपड़े उतारे इससे पहले ही आप यहाँ से चले जाए। रही बात आर्या की, आज से आर्या हमारे साथ रहेगी, हमेशा रहेगी। शिवाय की पत्नी बनकर आपका आर्या से कोई रिश्ता नहीं है। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, अपनी बेटी को लिए बिना तो बिल्कुल भी नहीं। और क्या सबूत है कि तुमने मेरी बेटी से शादी कर ली? रणविजय सिंह राणा ने भी गुस्से में कहा। शिवाय अपने कमरे में गया और कुछ पेपर लेकर बाहर आया। शिवाय ने वह पेपर राणा साहब के हाथ में थमाते हुए कहा, अंडरस्को ये रहे मेरी और आर्या की शादी के पेपर। अब तो आपको यकीन आ गया ना कि आर्या मेरी बीवी है, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। अब राजवीर का दिमाग खनकाहा। राजवीर को याद आया कि जब आर्या शौर्य को बचाने के लिए मैंशन वापस आई थी तो शिवाय ने आर्या से कुछ पेपर साइन करवाए थे, शायद वह यही पेपर थे। लेकिन क्या शिवाय को पता था कि रणविजय सिंह राणा की आर्या बेटी नहीं है? राजवीर के दिमाग में भी बहुत सारे सवाल घूमने लगे जिनके जवाब सिर्फ शिवाय के पास था। इस वक्त रणविजय सिंह राणा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा था। उसने सोचा था वह आर्या को ले जाएगा और जब प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाएगी तो तभी के तभी आर्या से पेपर पर साइन करवाकर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेगा। लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकता था। एक हफ्ते बाद ऑटोमेटिकली आधी प्रॉपर्टी आर्या के नाम हो जाती। आधी प्रॉपर्टी पहले ही शौर्य के नाम थी, लेकिन रणविजय सिंह राणा शौर्य की प्रॉपर्टी पर कुंडली मारकर बैठा था। हर्षवर्धन, जो कि बहुत देर से चुपचाप खड़ा सबकी बातें सुन रहा था, राणा साहब के पास आकर बोला, अंडरस्को बस कीजिए राणा साहब, और कितनी बेइज्जती करवाएंगे अपनी?
चले जाए यहाँ से। मुझे ये तो पता था कि आप एक घटिया किस्म के इंसान हैं, लेकिन इतनी घटिया है यह नहीं पता था। रणविजय सिंह राणा को गुस्सा आ गया। वह कुछ कहता उससे पहले ही बलराज ने उसका हाथ पकड़ लिया और वहां से चलने का इशारा किया। बलराज और रणविजय सिंह राणा दोनों वहां से जाने लगे। शिवाय ने फिर से उन्हें रोकते हुए हल्के गुस्से में कहा, अंडरस्को बलराज साहब, मैंने आपसे कहा था मुझसे झूठ मत बोलना, लेकिन आपने मुझसे झूठ बोल दिया। अब आपके साथ जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार आप खुद होंगे। शिवाय की बात सुनकर बलराज थोड़ा सा डर गया, लेकिन फिर रणविजय सिंह राणा को लेकर वहां से चला गया। बाहर आते ही बलराज ने रणविजय सिंह को गाड़ी में बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। राणा साहब अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोले, अंडरस्को शौर्य को बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है। शौर्य ही है जो मुझे आर्या को लाकर देगा। बलराज गाड़ी स्टार्ट करता हुआ बोला, अंडरस्को राणा साहब, अभी अपना गुस्सा शांत कीजिए। शौर्य से भी मिलेंगे, अभी गुस्से में कोई डिसीजन मत लीजिए, खुद को शांत कीजिए, ठंडे दिमाग से सोचते हैं क्या करना है। दोनों बातें करते हुए वहां से चले गए। आर्या शिवाय के गले लगाकर रो रही थी। शिवाय कंटिन्यू आर्या को चुप करवाते हुए कह रहा था, अंडरस्को छुई मुई में हूं ना, अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा, अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। शिवाय ने आर्या को चुप करवाया और फिर हीर को आवाज लगाते हुए कहा, अंडरस्को चाची इसे लेकर जाओ, इसने ठीक से डिनर नहीं किया। हीर सिटिंग एरिया में आए और आर्या को लेकर चली गई। आर्या काफी हद तक ठीक थी। राजवीर ने पूछा, शिवाय सर, आपने उसे दिन लिटिल गर्ल से शादी के पेपर साइन करवाए थे ना? शिवाय ने हाँ में गर्दन हिला दी। राजवीर ने फिर क्वेश्चन किया, आप ये सब पहले से जानते थे कि आर्या राणा साहब की सगी बेटी नहीं है? नहीं, जब मैंने पेपर साइन करवाए थे उस वक्त में बस शौर्य को नीचा दिखाना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था ये पेपर आज काम आएंगे। शिवाय ने अपना जवाब दिया। हर्षवर्धन बोला, अंडरस्को अब जरा विस्तार से मुझे भी बता दे क्या हो रहा है। दिव्यांश भी हर्षवर्धन के पास बैठकर बोला, हाँ बता दे, तेरी लव स्टोरी कहाँ से शुरू हुई? शिवाय एक गहरी सांस लेकर बोला, अंडरस्को चाचू, जब मैं राजपूत हवेली गया था तो आर्या मुझे देखकर बहुत डर रही थी। मुझे पहले तो अपने ऊपर हंसी आई कि कितना हैंडसम लड़का देखकर ये लड़की डर रही है, लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे समझ आया कि आर्या मुझसे नहीं राणा साहब से डर रही थी। राणा साहब ने बचपन से लेकर आज तक आर्या को टॉर्चर किया है। राणा साहब की टॉर्चर की वजह से ही आर्या आज बोल नहीं पाती और उसके अंदर धीरे धीरे फीलिंग्स खत्म होने लगी। सोमनाथ राजपूत की एक छोटी बहन थी वंशिका, वह किसी से प्यार करती थी और उसने भागकर उससे शादी भी कर ली। आर्या वंशिका और उसके पहले पति की बेटी है। वंशिका का पहला पति वंशिका को छोड़कर चला गया, लेकिन तब तक वंशिका प्रेग्नेंट हो चुकी थी। वंशिका जब राजपूत हवेली वापस आई तो सोमनाथ और शारदा ने उसे कंडीशन में भी अपना लिया। राणा साहब जो कि सोमनाथ के बिजनेस पार्टनर थे, उन्होंने इस बात का फायदा उठाया और सोमदत्त को अपनी बातों के जाल में फंसाकर वंशिका से कोर्ट मैरिज कर ली, जबकि यह मैरिज लीगल नहीं थी क्योंकि वंशिका के पहले पति ने वंशिका को डाइवोर्स नहीं दिया था। कुछ महीनों बाद आर्या का जन्म हो गया और कुछ सालों बाद सोमनाथ और शारदा की भी मृत्यु हो गई। उनकी मौत कैसे हुई यह भी एक राज है। मुझे तो लगता है राणा साहब ने ही उन दोनों को मारा है, लेकिन मेरे पास प्रूफ नहीं है। सोमनाथ राजपूत मरने से पहले प्रॉपर्टी के पेपर रेडी करवाकर अपने लॉयर के पास रख दिए थे। विल के अकॉर्डिंग आर्या जब 18 साल की हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली सोमदत्त राजपूत की आधी प्रॉपर्टी आर्या के नाम हो जाएगी, बाकी आधी प्रॉपर्टी शौर्य और दृष्टि के नाम। आपको पता है चाचू, शौर्य अपने पापा पर गया है। सोमनाथ राजपूत काफी उलझे हुए इंसान थे। सोमनाथ राजपूत ने अपनी बहन वंशिका का हक नहीं मारा, उसने अपनी आधी प्रॉपर्टी वंशिका की बेटी यानी आर्या के नाम कर दी थी। सोमदत्त राजपूत के मरने के बाद राणा साहब के हाथ में अब हवेली की पूरी पावर आ गई। राजपूत इंडस्ट्रीज का सारा बिजनेस राणा साहब के अंडर चला गया। राणा साहब ने जी भरकर अपनी मनमानी की वंशिका को परेशान किया। शौर्य, दृष्टि, आर्य तीनों को टॉर्चर किया। कुछ दिनों बाद वंशिका गायब हो गई। शौर्य के कंधों पर अपनी दोनों बहनों की जिम्मेदारी थी जो उसने बखूबी निभाई। उसने आर्य को, सृष्टि को राणा साहब से बचा कर रखा, लेकिन फिर भी राणा साहब ने आर्या को टॉर्चर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब 116 डरपोक राजवीर सोमदत्त राजपूत के मरने के बाद राणा साहब के हाथ में अब हवेली की पूरी पावर आ गई। राजपूत इंडस्ट्रीज का सारा बिजनेस राणा साहब के अंडर चला गया। राणा साहब ने जी भरकर अपनी मनमानी की वंशिका को परेशान किया। शौर्य, दृष्टि, आर्य तीनों को टॉर्चर किया। कुछ दिनों बाद वंशिका गायब हो गई। शौर्य के कंधों पर अपनी दोनों बहनों की जिम्मेदारी थी जो उसने बखूबी निभाई। उसने आर्य को, सृष्टि को राणा साहब से बचा कर रखा, लेकिन फिर भी राणा साहब ने आर्या को टॉर्चर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
इस वक्त वंशिका कहाँ है पता नहीं, उसका पहला पति भी कहाँ है ये भी नहीं पता। शौर्य राणा साहब की सारी बातें मानता है, क्यों मानता है ये भी नहीं पता। पूछूंगा तो कभी नहीं बताएगा। अब आगे हर्षवर्धन ने फिर पूछा, तुझे इतना सब कुछ कैसे पता? क्या तूने अपने आदमी राणा के पीछे लगा रखे हैं? नहीं चाचू, छुईमुई स्केच बनाती है, उसने बहुत सारी स्केच बनाए हैं जिसमें उसने अपने दिल की बात उतार रखी है। जो बात छुईमुई जुबान से नहीं रहती वह बात वह स्केच में बनाकर कह देती है। मैंने उसके सारे स्केच देख जिसकी वजह से मुझे पता चल गया कि रणविजय सिंह राणा ने बचपन से ही आर्या को बहुत टॉर्चर किया है। फिर मैंने अपने कुछ आदमी राणा के पीछे लगा दिए और मुझे सब कुछ पता चल गया। हर्षवर्धन ने सवालिया नजरों से शिवाय को देखकर फिर एक सवाल किया, शिवाय एक बात बताओ, सच सच बताना, अपने चाचा से झूठ मत बोलना। क्या तुमने आर्या से शादी उसे बचाने के लिए की है या तुम सच में आर्या से प्यार करते हो? हर्षवर्धन का सवाल सुनकर शिवाय के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ गई। शिवाय बोला, चाचू आर्या है ही इतनी प्यारी, उसके साथ कोई 6 घंटे बिता ले तो उससे प्यार करने लगे। मैंने तो उसके साथ 6 महीने बिताए हैं, तो आप खुद ही सोचिए क्या मुझे आर्या से प्यार नहीं होगा? मैंने यह शादी अपने होश में की है, आर्या पर तरस खाकर नहीं। मैं सच में आर्या से बहुत प्यार करता हूं। अब आर्या मेरे साथ है और जब तक मेरे साथ है रणविजय सिंह राणा आर्या का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आर्या जब पूरी तरह से ठीक हो जाएगी फिर वह अपनी प्रॉपर्टी को लेकर डिसीजन लेना सीख जाएगी। उसे वक्त वह अपनी प्रॉपर्टी का जो करना चाहती है कर सकती है, लेकिन तब तक मैं आर्या को रणविजय सिंह राणा के पास नहीं भेजूंगा, वरना वह आर्या को डरा धमकाकर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर देगा। हर्षवर्धन शिवाय पर प्राउड फील करता हुआ बोला, आज पहली बार मुझे तेरा डिसीजन अच्छा लग रहा है। आज पहली बार महसूस हो रहा है कि तू सच में रघुवंशी का ही खून है, तू सच में रघुवंशी परिवार का होनहार बेटा है। हाँ, वरना मुझे तो अब तक यही लगता था कि तुझे कूड़ेदान से उठाकर लाए थे। दिव्यांश अपने फोन की स्क्रीन स्क्रॉल करता हुआ बोल। शिवाय भी दिव्यांश को कमेंट मारता हुआ बोला, और तुझे तुझे तो नगर पालिका की गाड़ी घर ही छोड़कर गई थी, माँ ने तरस खाकर तुझे गोद में उठा लिया। दिव्यांश और शिवाय फिर से बहस करने लगे। हर्षवर्धन तो उनके पास से उठ गया क्योंकि वह जानता था इन दोनों की बहस का कोई अंत नहीं है। जो भी था, शिवाय दिव्यांश इतना लड़ते थे, उससे ज्यादा एक दूसरे से प्यार करते थे। डिनर करके सब अपने अपने कमरे में चले गए। राजवीर भी अपने कमरे में था, लेकिन आज उसने जो रूही के साथ किया उसे सोच सोचकर उसे बेचैनी हो रही थी। जबकि राजवीर जानता था उसने जो किया सही किया। रूही के लिए अभय बिल्कुल भी सही लड़का नहीं है। सही होने के बावजूद भी राजवीर अपनी बेचैनी से बच नहीं पाया। वह इधर उधर चक्कर लगा रहा था। आज रूही ने खाना भी नहीं खाया, इसलिए भी राजवीर को टेंशन हो रही थी, लेकिन राजवीर कर भी क्या सकता था। राजवीर कई घंटे तक बेचैन रहा। राजवीर ने टाइम देखा तो रात का 1 बजे बज रहा था। राजवीर को प्यास लगी थी, इसलिए वह नीचे किचन में चला गया। राजवीर ने फ्रिज में से बोतल निकाली और जैसे ही सीढ़ियों से होता हुआ अपने कमरे में आया, उसने महसूस किया कि डाइनिंग टेबल पर कोई बैठा है। राजवीर वापस नीचे आया। राजवीर 4 कदम चलकर डाइनिंग टेबल की तरफ गया तो उसने देखा डाइनिंग टेबल की बड़ी सी टेबल पर बीचों बीच कोई आलती पालती मार कर बैठी है। राजवीर को उसकी सिर्फ कमर दिखाई दे रही थी, उसके खुले बाल, ऊपर से उसके बैठने का स्टाइल। राजवीर डर गया। राजवीर ने अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को कंट्रोल करके मन में कहा, कहीं ये बबीता आंटी की आत्मा तो नहीं, कहीं बबीता आंटी की आत्मा को शांति ना मिली हो और वह भटकती हुई यही आ गई हो। लेकिन ये यहाँ क्यों बैठी है? जाए ना दिव्यांश के पास, उन्होंने ही तो इनकी चिता को अग्नि दी थी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय श्री राम। है भगवान, इस औरत से मुझे बचा ले, लेकिन ये डाइनिंग टेबल पर ऐसे क्यों बैठी है? राजवीर के दिल की धड़कन बढ़ गई। बेशक राजवीर जिंदा लोगों को उठाकर पटक देता था, लेकिन राजवीर को लग रहा था कि वह बबीता आंटी की आत्मा है। राजवीर की हालत इस वक्त सिर्फ राजवीर जानता था। अगर इस वक्त टेबल पर बैठी हुई लड़की पलटकर राजवीर को देख लेती तो राजवीर को हार्ट अटैक आ जाता। राजवीर की एक कमजोरी थी, राजवीर हॉरर मूवी नहीं देखा था क्योंकि उसे भूत प्रेत से बहुत डर लगता था। ये कमजोरी राजवीर ने किसी को नहीं बताई थी। जिंदा लोग राजवीर से डरते थे और मरे हुए लोगों से राजवीर डरता था। राजवीर ने जैसे तैसे अपने आप को कंट्रोल किया और हाथ में पड़ी हुई बोतल को हथियार बना लिया। राजवीर धीरे धीरे इस लड़की की तरफ आने लगा। राजवीर बस लड़की से 2 ही कदम पीछे था और तभी उस लड़की ने पलटकर देखा। जैसे ही वह खुले बालों के साथ पलटी, राजवीर और वह लड़की दोनों चिल्लाए। राजवीर ने अपने दिल पर हाथ रख लिया। राजवीर के हाथों से पानी की बोतल गिर गई। अगर वह अपने दिल पर हाथ नहीं रखता तो उसका दिल सीने से बाहर आ जाता। कुछ सेकंड खुद को कंट्रोल करने के बाद राजवीर चिल्लाया, मैम अब आप मुझसे ऐसे बदले लेंगी, मुझे डराकर?
मैं बदले ले रही हूँ। उल्टा तुमने आज मेरी बैंड बजा दी और अब ये बोतल लेकर मुझे मारने भी आए हो। राजवीर, सच कहती हूँ चाचू, ना होते ना तो तुम्हें जान से मार देती, रूही भी चिल्लाई। राजवीर लंबी सांस लेकर खुद को शांत कर रहा था। कुछ सेकंड बाद फिर बोला, मैं आपको मारने आया हूँ। अरे आप अभी मुझे हार्ट अटैक देकर मार देती। ये खुले बाल करके डाइनिंग टेबल पर आलती पालती मारकर आइसक्रीम कौन खाता है? मुझे लगा बबीता आंटी का भूत आ गया। यह इतनी सोनी सेक्सी लड़की तुम्हें भूत नजर आती है? राजवीर, अपनी आंखों का इलाज कराओ, रूही भी चिल्लाई। राजवीर बोला, लाइट ऑन करके भी तो खा सकती थी, ऐसे अंधेरे में चोरों की तरह अपने ही घर में आइसक्रीम क्यों खा रही है आप? मेरा घर, मेरी मर्जी, मेरा जैसे मन करेगा मैं वैसे आइसक्रीम खाऊंगी। अब तुम मुझे नहीं बताओगे कि मुझे मेरे घर में कैसे रहना है? रूही भी एटीट्यूड के साथ बोली। रूही डाइनिंग टेबल से उतरकर जाने लगी, तभी राजवीर ने रूही का हाथ पकड़ लिया। राजवीर के हाथ पकड़ने से रूही को गुस्सा आ गया। रूही पलटकर बोली, राजवीर, दिन पर दिन बेशर्म होते जा रहे हो, अपनी लिमिट भूल गए हो। तुम इस घर में सिर्फ एक बॉडीगार्ड हो और कुछ भी नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? राजवीर ने भी गुस्से में रूही का हाथ झड़कते हुए कहा, नीचे आइसक्रीम गिरी हुई है, पैर रखोगी तो फिसल जाएगी। रूही की नज़र जमीन पर गिरी जहां सच में आइसक्रीम गिरी हुई थी। रूही बिना राजवीर की तरफ देखे जाने लगी, लेकिन तभी उसका पर उस बोतल पर पड़ा जिसे राजवीर ने फ्रिज से निकाला था। रूही लड़खड़ा गई, वह गिर जाती है उससे पहले राजवीर ने उसे पकड़ लिया, लेकिन अगले ही सेकंड राजवीर भी अपना बैलेंस बना नहीं पाया और वह रूही के साथ ही जमीन पर गिर गया। रूही नीचे थी और राजवीर रूही के ऊपर। रूही ने डर के मारे कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। राजवीर का चेहरा रूही के चेहरे के काफी करीब था। राजवीर रूही को देख रहा था। रूही सच में बहुत खूबसूरत थी। रूही जितनी खूबसूरत थी, राजवीर की पहुंच से उतनी ही दूर थी। राजवीर यह बात जानता था, लेकिन फिर भी वह रूही की तरफ अट्रैक्ट हुए खुद को रोक नहीं पाया। रूही के इतना करीब होने से राजवीर का मन हुआ कि वह रूही के होठों को चूम ले, लेकिन वह रूही थी, रूही रघुवंशी। दोनों के बीच जमीन आसमान जितनी दूरी थी जो कभी खत्म नहीं होती। कुछ सेकंड बाद रूही ने आंखें खोली और दांत भींचकर राजवीर के कॉलर पकड़कर कहा, अंडरस्को, तुम क्या मुझे मारना चाहते हो? जो इतने भारी भरकम शरीर को मेरे ऊपर छोड़ दिया। तुम्हें खुद भी पता है कि तुम कितने भारी हो, कितना वेट है तुम्हारे अंदर। उठ जाओ मेरे ऊपर से, इससे पहले कि मेरा कुचुम्बर निकल जाए। रूही के बोलने से राजवीर अपने सेंस में वापस आया और रूही के ऊपर से उठता हुआ बोला, सॉरी मैम, वह मैं बैलेंस नहीं बना पाया। रूही भी उठ गई और गुस्से में बोली, सॉरी माय फुट, तुमने तो मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है। क्या चाहते हो तुम? क्यों नहीं मेरा पीछा छोड़ देते? तुम्हारी वजह से आज चाचू ने मुझे इतना डांटा। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है अगर मैं अभय से शादी कर रही हूँ? राजवीर का मानना रूही से बहस करने का नहीं था, लेकिन फिर भी उसने रूही को जवाब देते हुए कहा, मैम वो सच में अच्छा लड़का नहीं है, बहुत ही घटिया लड़का है। आप नहीं जानती उसे, लेकिन आप जैसी 50 लड़कियों के साथ उसका रिलेशन है। वह घटिया है तो तुम क्या हो? तुम भी तो एक घटिया इंसान हो, घटिया माँ बाप की घटिया औलाद। ये सुनते ही राजवीर को गुस्सा आ गया और उसने एक हाथ से रूही का हाथ पकड़ा। फिर राजवीर ने रूही का हाथ पिलर पर लगाते हुए उसके के नजदीक जाकर गुस्से में बोला, अंडरस्को, मैडम, मैं आपकी बकवास सुन लेता हूँ। इसका मतलब यह नहीं कि आप मुझे कुछ भी बोलेंगी। जैसे आपके माँ बाप हैं ऐसे मेरे भी हैं। जितना प्यार आप अपने माँ बाप से करती हैं, उतना मैं भी करता हूँ, और मैंने आपको हक नहीं दिया कि आप मेरे माँ बाप के बारे में इतनी गंदी बातें करें। रही बात आपके अभय ओबरॉय की, तो बहुत जल्द आपको उसकी सच्चाई पता चल जाएगी। जब पता चलेगी तब आप आएंगे मेरे पास सॉरी कहने, लेकिन तब मैं आपको माफ नहीं करूंगा, क्योंकि आप जैसी बदतमीज लड़की को माफ करना मेरी शान के खिलाफ है। राजवीर ने बहुत गुस्से में रूही का हाथ झटक कर वहां से चला गया। कहीं ना कहीं रूही को भी रिलायंस हुआ कि उसने गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। उसे राजवीर के माँ बाप के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। जब 117 मरे बिना स्वर्ग नहीं है। वरदान रोज की तरह ड्रिंक का गिलास लेकर बालकनी में खड़ा था। जब से वंशिका उसकी जिंदगी से गई थी, वरदान का बहुत बुरा हाल था। वंशिका जिंदा है भी या नहीं वरदान को ये भी नहीं पता था, लेकिन वंशिका के जाने के बाद वरदान ने कभी किसी को अपने नजदीक नहीं आने दिया। वरदान को उम्मीद थी कि एक ना एक दिन वंशिका जरूर आएगी, वह वंशिका को ढूंढकर अपनी जिंदगी में ले आएगा। वरदान ने अपनी ड्रिंक खत्म की और चांद को निहारने लगा। वरदान की आंखें लाल थी, साफ पता चल रहा था इस वक्त वह वंशिका की यादों में है। ये वक्त वरदान का वंशिका की यादों का ही होता था। इस वक्त वरदान ना किसी से बात करता, ना अपना फोन रिसीव, बस आंखें बंद करके वंशिका को याद करता था। अब आगे फ्लैशबैक।
वंशिका भरे गले से बोली, राजावत साहब आप जानते हैं मुझे 3 महीने की प्रेगनेंसी है और आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं। वरदान ने वंशिका का माथा चूमकर बोला, हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ, 2 महीने में वापस आ जाऊंगा। तुम मुझे उस अंधेरे से निकाल कर उजाले में लाए हो, लेकिन अभी मेरा कुछ हिस्सा उस अंधेरे में रह गया, मुझे उस हिस्से को भी अंधेरे से निकाल कर लाना है। मैं ऐसे ही अंडरवर्ल्ड को नहीं छोड़ सकता। एक बार जिसने इस दुनिया में कदम रख लिया वह मरकर ही वापस आता है। तुम तो मुझे जिंदा निकाल लाए हो। वंशिका ने अपने दोनों हाथ राजावत की कमर पर लपेटते हुए कहा, लेकिन मुझे डर लग रहा है, कहीं आप वापस नहीं आए तो मैं इस हालत में कहाँ जाऊंगी। वरदान ने वंशिका का सर सहलाते हुए कहा, वंशिका मैं वापस जरूर आऊंगा और अगर नहीं आया तो समझ लेना तुम्हारा वरदान मर गया। ये सुनते ही वंशिका जोर जोर से रोने लगी। वंशिका बोली, नहीं राजावत साहब आपको वापस आना है, जिंदा वापस आना है, मेरे लिए वापस आना है, मेरे बच्चे के लिए वापस आना। वरदान ने वंशिका को संभालते हुए कहा, वंशिका मुझे जाने दो, मैं सच कहता हूँ 2 महीने बाद वापस आ जाऊंगा। तब तक तुम यहाँ आराम से रहो और अगर तुम्हारा मन ना लगे तो तुम राजपूत हवेली चली जाना। मैं जानता हूँ सोमदत्त भैया को, वह थोड़ा नाराज होंगे पर तुम्हें अपना लेंगे, नहीं अपनाएंगे। मैंने उनकी इज्जत उछालकर आपसे शादी की है, वह मुझे राजपूत हवेली आने ही नहीं देंगे। वंशिका रोते हुए बोली। वरदान ने वंशिका को खुद से दूर करके कहा, अच्छा मुझे जाने दो, मैं आज जाऊंगा, तुम आराम से इस घर में ही रहो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर तुम्हें इस घर में खतरा महसूस हो तो बिना ज्यादा सोचे राजपूत हवेली चली जाना। वंशिका भाई भाई होता है, वह तुमसे नाराज होगा लेकिन बहुत जल्दी तुम्हें अपना भी लगा। तुम राजपूत हवेली में सुरक्षित रहोगी, मेरी बात भूलना मत, यहाँ कुछ भी गलत लगे राजपूत हवेली चली जाना। वंशिका ने हाँ में गर्दन हिलाई। वरदान ने एक बार फिर वंशिका के पेट पर हाथ रखा, उसके माथे को चुम्मा और चला गया। वंशिका वरदान को जाने नहीं देना चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, वरदान का जाना जरूरी था। वरदान को अपने सारे लिंक अंडरवर्ल्ड से खत्म करने थे और उसके लिए उसका मुंबई जाना जरूरी था। वरदान चला गया, वंशिका नम आंखों से वरदान को जाते हुए देख रही थी। फ्लैशबैक एंड वरदान ने आंखें खोली तो उसकी आंखें लाल थी। वरदान ने चांद को देखते हुए कहा, अंडरस्को वंशिका काश मैं जाता ही नहीं तो तुम मेरे पास होती, मैं लौट कर आना चाहता था लेकिन आ नहीं पाया। काश सरफराज मुझे झूठे केस में ना फंसाता। तुम्हें कैसे बताऊं वंशिका, मैं इतने दिन कहाँ था, तुम्हारे राजावत साहब ने कितना कुछ सहा है। वरदान कब अपनी यादों से निकालकर सोया वरदान को भी नहीं पता था, वह बालकनी में पड़े कोच पर ही सो गया। दूसरी तरफ पेंथर और दिव्यांश पूर्वी के अपार्टमेंट के बाहर खड़े थे। पेंथर बोला, अंडरस्को अब यहाँ क्यों खड़े हैं सर, जाए जाकर ले लिए अपनी दृष्टि को, सर मरे बिना स्वर्ग नहीं है, आपकी ही दृष्टि है और अब तो आपने उन्हें प्रपोज भी कर दिया, आपको खुद ही जाना होगा। यार पेंथर चला तो जाऊं, लेकिन वह बेबुद्धि की लड़की मेरी बात मानेगी भी, पता नहीं खुद ही क्या क्या सोच कर बैठी है, उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने की कोशिश करता हूं तो मेरी बात सुनती भी नहीं है। पेंथर ने कहा, सर लेकिन जाना तो पड़ेगा ही ना, पिछले 1 घंटे से अपना काम वाम छोड़कर यहाँ खड़े हो, अब तक तो आप दृष्टि भाभी को मना कर ले भी आते। इतना आसान नहीं है तेरी दृष्टि भाभी को मनाना, दिव्यांश ने जेब में हाथ डालते हुए कहा। पेंथर का इरिटेट होकर बोला, आप जा रहे हैं या मैं गाड़ी स्टॉप करूं? दिव्यांश बोल, अच्छा ना जा रहा हूं, सोचने तो दे जाकर क्या कहूंगा। थोड़ी देर सोकर दिव्यांश पूर्वी की फ्लैट की तरफ बढ़ गया। कुछ देर दिव्यांश गेट पर ही खड़ा रहा और फिर अपने आप को तैयार करके उसने पूर्वी के फ्लैट के गेट की बेल बजाई। पूर्वी ने गेट खोला, वह दिव्यांश को देखकर हैरान हो गई। पूर्वी कुछ बोलती उससे पहले ही फ्लैट के अंदर से आवाज आए, कौन है पूर्वी? वह आवाज शौर्य की थी। पूर्वी बोली, अंडरस्कोप शौर्य भैया दिव्यांश रघुवंशी आए हैं। ये सुनते ही अंदर से एक और आवाज आई, तो उनसे कहिए मुझे उनसे नहीं मिलना और यहाँ आकर मुझे परेशान ना करें। यह आवाज दृष्टि की थी। दिव्यांश फ्लैट के अंदर जाने लगा तो पूर्वी दिव्यांश के सामने आ गई। दिव्यांश ने घूरकर पूर्वी को देखा और पूर्वी ने भी घूरकर दिव्यांश को देखा। पूर्वी दिव्यांश से डर नहीं रही थी। दिव्यांश ने मन ही मन कहा, ये लड़की मुझसे डरती नहीं है। पेंथर को भी क्या बम पसंद आया है, जब उसके घर में ये बम फटेगा तब उसे पता चलेगा उसने कितनी खतरनाक लड़की को अपना जीवन साथी बनाने का सोचा है। दिव्यांश पूर्वी से बोला, आगे से हटाने का क्या लोगी? पूर्वी ने हाथ बांधकर कहा, आप अंदर सुहागरात मनाने नहीं जा रहे हैं जो मैं गेट पर खड़ी हूं और आप मुझे नेक देंगे और मैं आगे से हट जाऊंगी? मैं आगे से नहीं हटूंगी, आप ही वापस जाएंगे। दिव्यांश बोला, अंडरस्को वह दिन भी बहुत जल्द आएगा जब तुम मेरे सुहागरात के कमरे के बाहर खड़ी होगी और मैं तुम्हें नेक देकर आगे से हटाऊंगा।
वह दिन कभी नहीं आएगा, इस जन्म में तो बिल्कुल भी नहीं। शायद आप अगले जन्म की बात कर रहे हैं, पूर्वी ने दिव्यांश को ताना मारते हुए कहा। दिव्यांश ने अपना एक हाथ चौखट पर रखकर स्टाइल में कहा, आने वाले कुछ महीनों में ये दिन जरूर आएगा, मैं दृष्टि से शादी जरूर करूंगा और तुम देखती रहोगी। अब हटो आगे से। लेकिन पूर्वी भी आगे से नहीं हटी। दिव्यांश ने अपने एक हाथ पूर्वी की बाजू पर रखा और उसे हल्का सा हटाकर फ्लैट के अंदर आ गया। शौर्य और दृष्टि सोफे पर बैठे थे। दिव्यांश ने दृष्टि को देखा तो ना चाहते हुए भी उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने कई दिनों बाद दृष्टि को देखा था। दृष्टि का पेट अब थोड़ा थोड़ा दिखने लगा था, लेकिन दिव्यांश ने ये चीज नोटिस नहीं की। दिव्यांश बोला, दृष्टि मैं सारे मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने आया हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, वह लेटर मैंने नहीं भेजा। दृष्टि ने शौर्य का हाथ पकड़कर कहा, भैया इसने कहिए चले जाएंगे, मुझे इसने कोई बात नहीं करनी। दृष्टि मेरी बात तो सुनो, मैं अपने और तुम्हारे बीच में सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं सच कहता हूँ वह लेटर मैंने नहीं लिखा, तुम खुद ही सोचो अगर मैं वह लेटर लिखता तो क्या मैं तुम्हें मनाने के लिए यहाँ तक आता? मुझसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है और मैं अपना काम छोड़कर तुम्हें मनाने यहाँ आया हूँ, दिव्यांश बोला। दृष्टि बोली, तो क्यों आए हैं आप यहाँ? मैं तो आपसे नहीं कहा कि आप यहाँ आए, चले जाए। शौर्य भैया प्लीज उनसे कहिए ये चले जाएंगे, वरना मेरा सिर दर्द से फट जाएगा। शौर्य ने दृष्टि से कहा, तुम शांत हो जाओ, मैं करता हूँ इससे बात। शौर्य खड़ा हुआ और दिव्यांश को पढ़कर फ्लैट के बाहर ले आया। शौर्य बोला, अंडरस्को दिव्यांश दृष्टि की तबीयत ठीक नहीं है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता लेकिन वह बहुत परेशान है, प्लीज तुम अभी उससे दूरी बनाकर रखो। दिव्यांश हल्के गुस्से में बोला, शौर्य तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मैं एक मिनट दृष्टि के बिना कैसे रहता हूँ मैं ही जानता हूँ और अभी तुम कह रहे हो कि दृष्टि से दूरी बनाकर रखो। मैं दृष्टि को आज लेकर ही जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं दृष्टि के बिना नहीं रह सकता। शौर्य भी हल्के गुस्से में बोला, देखो दिव्यांश मैंने तुम्हें पहले ही कहा था अगर इस रिश्ते को दृष्टि एक्सेप्ट नहीं करेगी तो मैं इस रिश्ते को परमिशन नहीं दूंगा और दृष्टि अभी मानसिक रूप से ठीक नहीं है, प्लीज तुम दृष्टि से कुछ दिन दूर रहो, वह ठीक हो जाएगी तो मैं उससे खुद बात करूंगा। अपने गुस्से से मजबूर होकर दिव्यांश गुस्से में बोला, मुझे कुछ नहीं पता शौर्य, मैं इंतजार नहीं कर सकता, दृष्टि को मेरे साथ आज ही रघुवंशी मैंशन जाना होगा। दिव्यांश फ्लैट के अंदर जाने लगा तो शौर्य ने उसका हाथ पकड़ लिया। शौर्य बोला, दिव्यांश समझने की कोशिश करो, अभी मत जाओ उसके पास, वह सच में बहुत डिस्टर्ब है। दिव्यांश गुस्से में बोला, तुम मुझे रोकोगे? हाँ, शौर्य बोला। दिव्यांश ने पलटकर एक पंच शौर्य के मुंह पर मार दिया। शौर्य को भी गुस्सा आ गया और उसने भी पलटकर एक पंच दिव्यांश के मुंह पर जड़ दिया। देखते ही देखते दोनों की लड़ाई होने लगी। दोनों एक दूसरे को मार रहे थे, दोनों ही एक दूसरे से कम नहीं थे। दिव्यांश मारता तो शौर्य भी पलटकर उसे जवाब में पंच मारता। तभी वहां पैंथर भागता हुआ आया और उसने दिव्यांश को पीछे से पकड़ लिया। दिव्यांश को रुकता हुआ देखकर शौर्य भी रुक गया और यहीं से पता चलता था कि शौर्य कितना समझदार है। शौर्य गुस्से में बोला, पैंथर लेकर जाए इसे, तब भी कहा था अब भी कह रहा हूं, अगर दृष्टि इससे शादी नहीं करेगी तो मैं किसी भी हालत में इसकी शादी दृष्टि से नहीं करूंगा। दृष्टि मेरे अलावा किसी और से शादी करके तो देखें, मंडप में आग लगा दूंगा। दिव्यांश भी गुस्से में चिल्लाया। पैंथर ने दिव्यांश को पकड़कर खींचते हुए कहा, दिलजले फिलहाल यहाँ से चले, मैंने कहा था आराम से दृष्टि भाभी को लेकर आओ, लेकिन आप तो यहाँ अखाड़े में पहलवानी करने लगे, चलो नीचे। पैंथर हल्के गुस्से में दिव्यांश को लेकर वहां से आ गया। दिव्यांश अपनी गाड़ी के पास आया और उसने गुस्से में टायर में लात मारनी शुरू कर दी। दिव्यांश अपना सारा गुस्सा उसे टायर पर निकल रहा था। दिव्यांश उसे पर तब तक लात मारता रहा जब तक उसकी हवा नहीं निकल गई। बस निकल गई उसकी सांस, निकल गई उसके प्राण। पैंथर ने गाड़ी के टायर को देखते हुए कहा। दिव्यांश बोला, अंडरस्कोप दोनों भाई बहन खुद को समझते क्या है? मैं दिव्यांश रघुवंशी, मेरे पीछे दुनिया भर की लड़की पागल है और मैं इसके आगे पीछे घूम रहा हूँ और यह मुझे नखरे दिखा रही है। बहन की तो है ही बुद्धि बंद है, भाई भी मूर्खों का प्रोफेसर है। पैंथर गाड़ी की बोनट पर बैठता हुआ बोला, अगर रूही के साथ यह सब हो तो आप क्या करोगे? ये बहुत पुराना डायलॉग हो गया, कोई नया बोल। दिव्यांश हल्के गुस्से में बोला। 118 कमाल का लॉजिक। दिव्यांश बोला, अंडरस्कोप दोनों भाई बहन खुद को समझते क्या है? मैं दिव्यांश रघुवंशी, मेरे पीछे दुनिया भर की लड़की पागल है और मैं इसके आगे पीछे घूम रहा हूँ और यह मुझे नखरे दिखा रही है। बहन की तो है ही बुद्धि बंद है, भाई भी मूर्खों का प्रोफेसर है। पैंथर गाड़ी की बोनट पर बैठता हुआ बोला, अगर रूही के साथ यह सब हो तो आप क्या करोगे?
ये बहुत पुराना डायलॉग हो गया, कोई नया बोल, दिव्यांश हल्के गुस्से में बोला। पैंथर ने कहा, तो नया डायलॉग यह है कि आपको सब्र से कम लेना चाहिए। दृष्टि भाभी कहीं भागे नहीं जा रही, लेकिन आप तो बहुत ज्यादा बेसब्र हो रहे हैं। इस रिश्ते के लिए शौर्य मान गया, चाचू मान गए, आप मान गए, भाभी को मनाना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन उसे थोड़ा टाइम तो दीजिए। आपने उनसे कोर्ट मैरिज कर ली है, अब थोड़ा सब्र से काम लीजिए। अब आगे। दिव्यांश बोनट पर हाथ मारता हुआ बोला, मैं सब्र नहीं कर सकता, मुझे नींद नहीं आती, मुझे दृष्टि अपने कमरे में चाहिए। थोड़ी देर अपना गुस्सा शांत करने के बाद दिव्यांश फिर से पूर्वी के फ्लैट की तरफ जाने लगा। पैंथर ने उसका हाथ पकड़कर कहा, सर इस बार कोई लड़ाई नहीं, समझने की कोशिश कीजिए, आपका गुस्सा आपको ही नुकसान पहुंचाएगा, आप जितना गुस्सा करेंगे दृष्टि आपसे उतनी ही दूर हो जाएगी। दिव्यांश ने पैंथर को देखकर हाँ में गर्दन हिलाए और पूर्वी की फ्लैट में दोबारा चला गया। इस बार दिव्यांश ने अपने गुस्से को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया था। दिव्यांश जैसे ही फ्लैट के में गेट पर पहुंचा उसे शौर्य और दृष्टि की आवाज सुनाई दी। शौर्य बोला, अंडरस्कोप, दृष्टि तुम जो कर रही हो गलत कर रही हो। दिव्यांश तुम्हें बहुत प्यार करता है और उसका हक बनता है कि वह सच जान ले। तुम उससे सच छुपाकर अपने साथ साथ दिव्यांश को भी अंधेरे में रख रही हो। तुम अपने फ्यूचर के बारे में क्यों नहीं सोचती? मैं सच कहता हूँ, मैंने दिव्यांश की आंखों में तुम्हारे लिए बेशुमार प्यार देखा है, उसकी आंखों में तुम्हारे लिए आंसू देखे हैं, लेकिन तुमने तो जैसे सोच लिया है कि तुम दिव्यांश को कभी माफी नहीं करोगी। दृष्टि प्रेग्नेंट थी, उसका मूड स्विंग होता था और इसीलिए उसे इस वक्त गुस्सा आ रहा था। दृष्टि गुस्से में बोली, मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी और ना ही बताना चाहती। मैं नहीं चाहती वह मेरी जिंदगी में पलट कर आए। मैं उन्हें माफ नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं। शौर्य बोला, अंडरस्कोप, दृष्टि मेरी बात समझती क्यों नहीं हो? मैं तुम्हारे हर डिसीजन में तुम्हारे साथ हूँ, तुम जो चाहती हो वैसा ही करूंगा, लेकिन एक बार अपने ईगो को साइड में रखकर दिव्यांश के बारे में सोचो, उसे से अच्छा लड़का तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम खुद ही सोचो, उसने तुम्हारे साथ जो कुछ किया उसके बाद वह इतने गिल्ट में है कि दिन रात तुमसे साथ शादी के सपने देखता है। अगर दिव्यांश बुरा होता तो कब का तुम्हारी जिंदगी से निकल जाता। दिव्यांश गलत नहीं है दृष्टि, वह बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसके बावजूद भी वह अपना काम छोड़कर तुम्हें मनाने आता है। इससे ज्यादा वह अपने प्यार का सबूत क्या देगा? लेकिन तुम्हें तो उसका प्यार दिखाई नहीं देता। दृष्टि रोते हुए बोली, अंडरस्कोप, देख नहीं सकती, तभी तो उन्होंने मेरे साथ इतना सब कुछ कर दिया। मैं मजबूर थी, वह मजबूर नहीं थे, फिर भी उन्होंने मेरे साथ 5 रातें बिताई, उसके बाद भी उनका जी नहीं भरा। उन्होंने मुझे आपके सामने बेइज्जत भी किया और अब आप ही कह रहे हैं कि मैं उससे शादी कर लूं। मैं कभी मिस्टर रघुवंशी से शादी नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। दिव्यांश शौर्य और दृष्टि की बातें सुन रहा था। दिव्यांश को अपने कानों पर यकीन नहीं था कि इतना सब कुछ होने के बाद भी शौर्य उससे सपोर्ट करेगा। आज शौर्य की बात सुनकर दिव्यांश की आंखों में शौर्य के लिए इज्जत बढ़ गई थी। अब उसे समझ आया, चाचू हमेशा शौर्य की तारीफ क्यों करते हैं, क्योंकि शौर्य सच में तारीफ के लायक था। वह गुस्से में भी अपना आपा नहीं खोता। इतना सब कुछ होने के बाद भी वह दृष्टि को दिव्यांश के लिए समझ रहा था। दिव्यांश ने फ्लैट के अंदर जाने के लिए एक कदम ही बढ़ाया था कि तभी पैंथर ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। पैंथर बोला, मेंशन में आहूजा फैमिली आई है, रूही का रिश्ता तय करना है। चलिए, यहाँ से चाचू का कॉल आया था, वो हमें बुला रहे हैं। दिव्यांश ने अपना हाथ छुड़ाकर कहा, अंडरस्कोप, नहीं, मैं पहले अपनी और दृष्टि की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करूंगा, उसके बाद ही कहीं जाऊंगा। पैंथर जबरदस्ती दिव्यांश को खींचता हुआ बोला, दृष्टि भाभी कहीं नहीं जाएगी, लेकिन आहूजा फैमिली चली जाएगी। चलिए, अभी चाचू ने बुलाया है। दिव्यांश वहां से जाना नहीं चाहता था, लेकिन पैंथर उसे जबरदस्ती खींचकर ले गया। दूसरी तरफ शौर्य बोला, अंडरस्कोप, दृष्टि तुम्हें ये प्रेगनेंसी दिव्यांश से नहीं छुपानी चाहिए, आखिर वह इस बच्चे का बाप है। दृष्टि बोली, भैया प्लीज, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। शौर्य आगे कुछ बोलता उससे पहले ही पूर्वी ने शौर्य को हाथ दिखाकर रोक दिया। पूर्वी शौर्य को साइड लेकर आए। पूर्वी बोली, अंडरस्कोप, भैया आप समझ क्यों नहीं रहे? वह प्रेग्नेंट है, उसका मूड बदलता रहता है, इस वक्त वह गुस्से में है, कुछ भी समझने की हालत में नहीं है। आप समझ नहीं रहे, उसके पेट में दिव्यांश का बच्चा है और जितना गुस्सा दिव्यांश को आता है उतना ही उसे छोटे से बच्चे को भी आता है, और इसीलिए दृष्टि उस गुस्से से इफेक्ट हो रही है। ऐसा होता है? शौर्य ने हैरानी से पूर्वी को देखकर पूछा। पूर्वी बोली, मुझे नहीं पता, मैं बस लॉजिक लगाया, क्योंकि जब से दृष्टि प्रेग्नेंट हुई है तब से वह कभी कभी बहुत गुस्सा करती है, तो मुझे लगा शायद दिव्यांश का अंश दृष्टि के अंदर है, इसीलिए दृष्टि को गुस्सा आता है। शौर्य हल्का सा मुस्कुराकर बोला, बड़ा कमाल का लॉजिक है।
पूर्वी अपनी ही पीठ थपथपाते हुए बोली है, ना भैया, उसे हिसाब से तो आपके बच्चे बहुत क्यूट होंगे क्योंकि आप बहुत अच्छे हो। और तेरे और पैंथर के बच्चे तो आइटम बम होंगे क्योंकि तुम दोनों ही बम हो, शौर्य ने पूर्वी को चढ़ाते हुए कहा। पूर्वी हल्के गुस्से में बोली, मैं उस जानवर से शादी नहीं करूंगी, समझे आप, और मुझे चिढ़ाना बंद कीजिए। लेकिन पूर्वी के चेहरे पर ब्लश साफ नजर आ रहा था। शौर्य बोला, ठीक है, नहीं चिढ़ाता तुम्हें, लेकिन तुम प्लीज दृष्टि को समझाओ कि वह दिल्ली जाने की जिद छोड़ दे, उसकी डिलीवरी यहां भी हो सकती है। मैं हूं ना उसके साथ। पूर्वी बोली, अंडरस्को भैया, आप समझ नहीं रहे, वह इस वक्त दिव्यांश से दूर जाना चाहती है और इसीलिए उसने दिल्ली जाने का डिसीजन लिया है। एक बार उसकी डिलीवरी हो गई मतलब दिव्यांश का गुस्सा बाहर आ जाएगा, तो वह शांति से अपने रिश्ते के बारे में सोचेगी, तब आप जो कहेंगे दृष्टि उसे मान लेगी। लेकिन अब तक डिलीवरी तक हमें इंतजार करना होगा, हम दृष्टि को स्ट्रेस नहीं दे सकते, इसलिए जो वह चाहती है हमें करना होगा। शौर्य बोला, अंडरस्को पूर्वी, मैं तुम्हारी बातें समझ रहा हूं, लेकिन तुम दिव्यांश की हालत नहीं समझ रही। दृष्टि से पहले भी वह रिया को खो चुका है, अब उसके अंदर एक डर बैठ गया है कि कहीं वह दृष्टि को भी खो ना दे। वह दृष्टि को नहीं खोएंगे, आप मुझ पर यकीन रखिए, डिलीवरी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन तब तक दिव्यांश को दृष्टि से दूर रहना ही होगा क्योंकि दिव्यांश के नाम से भी वह चिढ़ जाती है। रघुवंशी मेंशन में इस वक्त आहूजा फैमिली बैठी हुई थी जो पलाश का रिश्ता रूही से तय करने आई थी। हाल में इस वक्त सब मौजूद थे, हर्षवर्धन, शिवाय, दिव्यांश, विराज। हर्षवर्धन ने पलाश के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल दी थी। पलाश काफी उलझा हुआ लड़का था, पलाश का रिकॉर्ड बहुत अच्छा था, वह लड़कियों से दूर ही रहता था, पलाश का नाम कभी भी किसी लड़की के साथ नहीं जुड़ा था, पलाश होनहार लड़का था जो अपना बिजनेस बहुत अच्छे से संभाल रहा था, आहूजा फैमिली का बड़ा बेटा था, पलाश दिखने में भी काफी स्मार्ट था। रघुवंशी फैमिली को पलाश एक ही नज़र में पसंद आ गया। हर्षवर्धन तो पलाश को कब से जानता था। थोड़ी बातचीत करने के बाद हर्षवर्धन ने हीर को देखकर कहा, हीर जाओ, रूही को ले आओ, रोके की रस्म कर लेते हैं। हीर रूही को लेने चली गई। थोड़ी देर में हीर रूही को लेकर नीचे आ रही थी। रूही ने आज येलो कलर की साड़ी पहनी थी, खुले पल्ले की साड़ी में रूही बहुत सुंदर लग रही थी, बालों को खुला छोड़ा था, कानों में ईयररिंग्स, हाथों में मैचिंग बैंगल्स, रूही आज सच में बहुत सुंदर लग रही थी। रूही ने आज पहली बार साड़ी पहनी थी। रूही को देखकर राजवीर की दिल की धड़कन है डबल स्पीड से भागने लगी। राजवीर की नजर रूही से हटी नहीं रही थी, लेकिन रूही का मुंह बना हुआ था। रूही के चेहरे पर गुस्सा और नाराजगी साफ साफ दिखाई दे रही थी। इस वक्त उसके हाथ में होता तो वह पलाश के सर में डंडा मारकर भाग जाती। रूही को गुस्से में देखकर राजवीर के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ गई। रूही जैसे जैसे नीचे आ रही थी, वह जैसे जैसे राजवीर के नजदीक आ रही थी, राजवीर समझ रहा था कि रूही उतनी ही उससे दूर जा रही है। राजवीर ने अपनी आंखों को कंट्रोल करने की कोशिश की लेकिन कर नहीं पाया। ना चाहते हुए भी हर सेकंड वह रूही को ही देख रहा था। रूही जाकर पलाश के बराबर में बैठ गई। थोड़ी देर में रोक की रस्म शुरू हो गई। पलाश की मॉम ने रूही की गोद में बहुत सारे ज्वेलरी बॉक्स दिए, उसे मिठाई खिलाई, उसके माथे पर तिलक किया और उसे एक दुपट्टा ओढ़ा दिया। देखते ही देखते हैं रोक की रस्म खत्म हो गई। आहूजा फैमिली रघुवंशी फैमिली से इजाजत लेकर चली गई। उनके जाते ही रूही की आंखों में आंसू आ गए। शिवाय बोला, तूने तो अभी से गंगा जमुना बहाना शुरू कर दिया, अभी तो तेरी शादी को टाइम है। शिवाय की बात सुनकर रूही और जोर जोर से रोने लगी। हर्षवर्धन सख्ती से बोला, अंडरस्कोप, तुम्हारे रोने से मैं पिघलने वाला नहीं हूँ, तुम्हारी शादी पलाश से ही होगी। मैंने पलाश का बैकग्राउंड चेक किया है, पलाश से अच्छा लड़का तुम्हें नहीं मिल सकता। किसी भी हालत में तुम्हारी शादी मैं अभय ओबरॉय से तो नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी तुम हम सबको छोड़कर अभय ओबरॉय के पास जाना चाहती हो तो जा सकती हो, लेकिन इस प्रॉपर्टी में से एक फूटी कौड़ी भी तुम्हें नहीं दूंगा। अभय ओबरॉय को आपकी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, रूही रोते हुए बोली। ये सुनते ही पूरा रघुवंशी परिवार हंसने लगा। शिवाय तो अपनी हंसी कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था क्योंकि शिवाय जानता था अभय ओबरॉय कितना लालची इंसान है। उसने अगर रूही को अपने प्यार के जाल में फंसाया है तो उसे उसकी प्रॉपर्टी चाहिए ताकि वह और पावरफुल हो जाए। सबको हंसता हुआ देखकर रूही पैर पटक कर वहां से जाने लगी। वह दो कम ही चली थी कि हर्षवर्धन ने उससे फिर कहा, अंडरस्कोप, रूही मेरी बात ध्यान रखना, अगर तुमने गलती की तो मेरी पनिशमेंट झेल नहीं पाओगी। रूही ने हर्षवर्धन की बात सुनी फिर वहां से चली गई। शिवाय हंसता हुआ बोल, शुतुरमुर्ग पसंद आया इसे और कोई नहीं मिला। राजपूत हवेली। दिग्विजय सिंह राणा गुस्से में चक्कर लगा रहा था। बलराज हाथ बंधे वहीं खड़ा था।
दिग्विजय सिंह राणा गुस्से में बलराज से बोले, अंडरस्को यहाँ तक आकर मैं हार नहीं मान सकता, मैं इस प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। जब 119 आई मम्मी मैं पिचक गई। दिग्विजय सिंह राणा गुस्से में चक्कर लगा रहा था, बलराज हाथ बंधे वहीं खड़ा था। दिग्विजय सिंह राणा गुस्से में बलराज से बोले, अंडरस्को यहाँ तक आकर मैं हार नहीं मान सकता, मैं इस प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। सरफराज के साथ मिलकर वरदान को झूठे केस में फंसाया, मैंने वरदान को इतना परेशान कर दिया कि उसे इंडिया छोड़कर भागना पड़ा। वंशिका पर अटैक करवाया ताकि वह राजपूत हवेली वापस आए, दिन रात सोमनाथ के आगे पीछे घुमा, उसके सामने अच्छा होने का नाटक किया ताकि वह वंशिका की शादी मुझे कर दे। ए फ्लैट आगे। रणविजय सिंह फिर चिल्लाया, अंडरस्को बलराज इतनी आगे आकर मैं पीछे नहीं हट सकता, सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक चल रहा था, मैंने शौर्य को भी अपनी मुट्ठी में किया हुआ था, लेकिन ये शिवाय रघुवंशी, इसने आकर सब कुछ खराब कर दिया। पहले शिवाय का बाप अजीत सिंह रघुवंशी मेरे पीछे पड़ा था और अब उसका ये बेटा, दोनों भाग बेटे ने कसम खा रखी है जैसे मुझे मेरे मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। अजीत सिंह को तो मैं उसके परिवार सहित इस दुनिया से रवाना कर दिया, अब बचा ये शिवाय, इसे भी मौत के घाट बहुत जल्द उतारूंगा। बलराज ने एक गिलास में पानी डालकर रणविजय सिंह की तरफ बढ़ते हुए कहा, शांति से कम लीजिए राणा साहब, इस वक्त ठंडे दिमाग से सोचना ज्यादा जरूरी है। वह अजीत सिंह नहीं शिवाय रघुवंशी है, अगर उसे भनक भी लगी कि उसके परिवार की मौत आपकी वजह से हुई है तो गोली मारने में सेकंड नहीं लगाएगा। वह लड़का गर्म खून है, सोचो शौर्य को उसने कितना टॉर्चर किया, जबकि शौर्य का तो एक्सीडेंट से कोई लेना देना ही नहीं था। बलराज के समझाने पर रणविजय सिंह राणा का गुस्सा कुछ हद तक शांत हुआ और तभी एक आदमी बलराज के पास आकर बोला, बलराज साहब एक खबर है। रणविजय सिंह राणा ने उसे देखकर कहा, बोलो क्या बात है। वह आदमी बोला, राणा साहब दृष्टि दिव्यांश के बच्चे की मां बनने वाली है और दिव्यांश दृष्टि से शादी करने के लिए उतावला हो रहा है। उस आदमी की बात सुनकर रणविजय सिंह राणा को फिर से गुस्सा आ गया और वह गुस्से में दांत भींचता हुआ बोला, अंडरस्को दृष्टि को दिव्यांश के पास इसलिए भेजा था ताकि दिव्यांश अपना गुस्सा उसे पर उतारे, लेकिन दिव्यांश ने तो उसे प्रेग्नेंट कर दिया और अब उससे शादी भी कर रहा है। ये दोनों भाई मेरे के किराए पर पानी फेर रहे हैं। दिव्यांश ने अगर दृष्टि से शादी कर ली तो वह भी अपना हक मांगने के लिए आ जाएगा और मेरी बरसों की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। बलराज ने कहा, तो क्या करना चाहते हैं आप। रणविजय सिंह राणा ने कहा, दृष्टि को मार दो, ना दृष्टि रहेगी और ना उसका बच्चा और ना ही दिव्यांश कभी दृष्टि से शादी कर पाएगा। मुझे तो इन बच्चों को पहले ही मार देना चाहिए था। बलराज ने उसे आदमी को देखकर कहा, मौका मिलते ही दृष्टि को मार दो, एक्सीडेंट का नाम दे देना। वह आदमी ऑर्डर लेकर चला गया। रघुवंशी मेंशन। वीर विराज की व्हीलचेयर लेकर गार्डन में जा रही थी। विराज बोला, अंडरस्को वीरा क्यों जिद कर रही हो, मेरा बाहर जाने का मन नहीं है। वीरा ने कहा, सर आप बाहर नहीं जाएंगे तो आपका मन और ज्यादा खराब हो जाएगा। बाहर चलिए, हवाओं को महसूस कीजिए, पंछियों को देखिए, फूलों को देखिए और फिर देखना आपका मन कितनी जल्दी बदलता है। वीरा तुमने जिद्दी में पीएचडी की हुई है, विराज ने पूछा। वीरा हंसकर बोली, हाँ। वीरा और विराज गार्डन में बैठे रहे। थोड़ी देर बात करने के बाद वीरा बोली, विराज सर चलिए खड़े होने की कोशिश कीजिए। दिमाग खराब है तुम्हारा, विराज ने हैरानी से कहा। वीरा बोली, क्यों, रूही की शादी तक आपको खड़े नहीं होना। विराज ने कहा, होना है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है यह कोई बच्चों का खेल है कि तुम कहोगी खड़े हो जाओ और मैं खड़ा हो जाऊंगा। सर कोशिश तो कर सकते हैं ना, ट्राई तो कीजिए, वीरा बोली। विराज बोला, ऐसे नहीं चल सकता वीरा। वीरा ने अपने दोनों हाथों से विराज के दोनों हाथों को पकड़ा और फिर उसे उठाते हुए बोली, अंडरस्को सर एक बार कोशिश तो कीजिए, आप चल पाएंगे। वीरा के इतना जिद करने पर विराज उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे अपने पैरों में बहुत दर्द महसूस हो रहा था। विराज थोड़ा सा ही उठा और फिर आराम से चेयर पर बैठकर बोला, वीरा जिद मत करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वीरा बोली, दर्द तो होगा ही ना सर, पिछले 1 साल से आपके पर एक ही पोजीशन में है, इन्हें मूव करने में दर्द तो होगा ही। आप एक बार फिर कोशिश कीजिए, थोड़ा भी चल लिए तो रूही की शादी तक चल पाएंगे। आपको रूही की शादी में डांस नहीं करना है ना, तो प्लीज एक बार और कोशिश कीजिए। वीरा ने फिर से विराज के हाथों को पकड़ा और उसे उठाने की कोशिश की। विराज ने भी हिम्मत करके खड़े होने की कोशिश की। वह थोड़ा सा ही खड़ा हुआ था कि उसका बैलेंस बिगड़ गया और वह सीधा वीरा के ऊपर जाकर गिरा। जैसे ही वीरा के ऊपर विराज का भारी भरकम शरीर गिरा, वीरा के मुंह से निकला, आय मम्मी मैं पिचक गई। वीरा के मुंह से ये सुनकर विराज जोर जोर से हंसने लगा।
विराज हंसता हुआ बोला, अब क्यों रो रही हो, कहा था ना मैं, मुझे नहीं खड़ा हुआ जाएगा, तुम ही जिद कर रही थी। वीरा हल्के के दर्द में बोली, सर इससे पहले कि मेरी खस्ता कचौरी छोले भटूरे बाहर आ जाए प्लीज ऊपर से उठ जाए। इस वक्त विराज को बहुत हंसी आ रही थी और वह हंस भी रहा था। विराज ने कोशिश करके हंसते हुए धीरे धीरे वीर के ऊपर से उठकर साइड में लेट गया। विराज के उठने के बाद वीरा जोर जोर से हंसने लगी। दोनों ही लेटकर हंस रहे थे और हर्षवर्धन उन दोनों को कमरे की बालकनी से देख रहा था। हर्षवर्धन दिल से चाहता था कि वीरा विराज की जिंदगी में हमेशा के लिए आ जाए, क्योंकि जब से वीरा विराज की जिंदगी में आई थी विराज हंसने मुस्कुराने लगा था। पहले जैसा विराज बन गया था, विराज ने तो अपनी जिंदगी से उम्मीद ही छोड़ थी, लेकिन वीरा उसकी जिंदगी की वह उम्मीद और खुशी वापस लेकर आई थी। विराज हंस रहा था और वीरा भी हंस रही थी, लेकिन वीरा ये भी समझ रही थी कि विराज उसका मजाक उड़ा रहा है। वीरा ने दोनों हाथों से विराज के बाजू पर मारते हुए कहा, क्या खाते हैं आप जो इतने भारी भरकम है, आपको पता है अगर आप और थोड़ी देर मेरे ऊपर से नहीं उठाते तो मेरी हड्डियां चटक जाती। विराज हंसते हुए बोला, वीरा जो भी हो आज के बाद तुम ऐसी जिद नहीं करोगी। वीरा उठ गई और कमर पर हाथ रखकर बोली, चलिए अब आप भी उठिए, कोशिश कीजिए उठने की। विराज की हंसी रुक गई और वह हैरानी से बोला, अभी डेमो देखा तुमने, उसके बाद भी जिद कर रही हो। वीरा ने कहा, हाँ क्योंकि मैं चाहती हूँ रूही की शादी तक आप ठीक हो जाए और फिर घूम घूम कर शादी का काम। विराज ने हैरानी से कहा, मैं शादी का काम क्यों करूँगा, हमारे घर में नौकरों की कमी है। वीरा बोली, क्यों नहीं करेंगे भाई, अपनी बहन की शादी में काम तो करता ही है, हलवाई के भिगोने उठता है, सिलेंडर उठाता है, फूल माला लगता है, टीवी नहीं देखते क्या आप, वो सब मिडिल क्लास फैमिली में होता है, हमारे यहाँ नहीं होता, हम तो बस कमरे में जाते हैं, तैयार होते हैं और बाहर आते हैं। विराज बोला। वीरा बोली, अरे हाँ आप तो प्रिंस चार्मिंग हो, आप ये सब काम थोड़ी करोगे, लेकिन हमारे यहाँ तो सब ऐसे ही काम करते हैं। अच्छा चलिए छोड़िए, खड़े होने की कोशिश कीजिए। वीरा ने अपने दोनों हाथ विराज को थमाते हुए कहा, चलिए उठने की कोशिश कीजिए। विराज ने वीरा के दोनों हाथ पकड़कर अपने ऊपर खींच लिया और वीर सीधा विराज के ऊपर जाकर गिरी। विराज ने अपना एक हाथ वीरा की कमर पर लपेटकर दूसरे हाथ से उसके बालों को पीछे करते हुए कहा, मैं नहीं उठ सकता और मैं उठूंगा भी नहीं, जाकर किसी को बुलाकर लाओ, वह मुझे उठाएंगे। वीरा के इतना करीब होने से विराज को तो कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन वीर की दिल की धड़कन बढ़ गई। वह इस वक्त विराज के बहुत करीब थी, उसे खुशी भी हो रही थी और अंदर से वह रो भी रही थी। वीरा को विराज से प्यार हो गया था, जिसे ना तो वह छुपा सकती थी और ना ही बता सकती थी। वीरा जल्द से जल्द विराज को ठीक करना चाहती थी ताकि वह रघुवंशी मेंशन से चली जाए, क्योंकि विराज के करीब रहना उसे घुटन भरा लग रहा था। वीरा ने अपनी इमोशंस को स्ट्रिक्टली कंट्रोल करके कहा, अंडरस्को विराज सर मेरी कमर से हाथ हटाए, कोई नहीं आएगा आपको उठाने, आप खुद उठाएंगे। विराज ने अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, मैं नहीं उठ पाऊंगा वीरा, जिद मत करो। वीरा ने जल्दी से विराज का हाथ अपनी कमर से हटाया और उठकर बोली, आप उठ जाएंगे, कोशिश कीजिए। वीरा ने विराज को थोड़ा सा उठाया। वीरा की जिद पर विराज फिर से खड़े होने की कोशिश करने लगा और इस बार वह अपने दोनों पैरों पर खड़ा भी हो गया, लेकिन कुछ ही सेकंड में वह धड़ाम से व्हीलचेयर पर बैठ गया। विराज के पैरों में इस वक्त बहुत दर्द हो रहा था, जबकि वीरा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। वीरा बोली, देखा आज आप कुछ सेकंड खड़े हुए हैं, कुछ दिनों बाद और ज्यादा खड़े होंगे और फिर बहुत जल्दी भागने लगेंगे। विराज दर्द में बोला, अंडरस्को मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। वीरा ने कहा, आप रुकिए, मैं आपके लिए दवाई लेकर आती हूँ। वीरा मेंशन के अंदर गई और वहां से विराज के लिए दवाई लेकर आए। वीरा ने विराज के लोअर को ऊपर किया और उसे पर दवाई अप्लाई करने लगी। विराज को अब काफी रिलैक्स मिल रहा था। विराज ने वीर को देखकर कहा, जो भी कहो वीरा, तुम्हारे हाथों में जादू है, दर्द गायब कर देती हो। विराज की बात सुनकर वीरा को हंसी आ गई। वीरा बोली, मेरे हाथों में जादू नहीं है, ये दवाई ही ऐसी है, इसे लगाते हो दर्द कम हो जाता है। हर्षवर्धन जो कि बालकनी में खड़ा हुआ वीरा विराज को देख रहा था, अब वह कमरे में आ गया। कमरे में आकर उसने देखा हीर पीहू को खाना खिला रही है। पीहू खाना खाने के बाद हीर के गाल पर किस किया, फिर हर्षवर्धन के गाल पर किस किया और बाहर जाते हुए बोली, अंडरस्को डैडी सिंड्रेला मॉम, मैं राजवीर भैया के पास जा रही हूँ। हीर और हर्षवर्धन ने दोनों ने एक साथ कहा, जाओ लेकिन आराम से। पीहू वहां से चली गई। पीहू के जाते ही हर्षवर्धन ने हीर को गले लगा लिया। हीर बोली, सुनिए जी, यह आप क्या कर रहे हैं, मुझे काम है। सुनाइए जी, मैं इस घर में नौकरों को सैलरी देता हूँ, काम वह करेंगे, तुम नहीं, तुम बस मेरे पास रहो। ए जी ऐसा नहीं होता, हटिए, मुझे दोपहर का खाना भी बनाना है।
हर्षवर्धन ने कहा, ओ जी, नहीं हटूंगा, वैसे भी मेरे पास टाइम नहीं होता, इसलिए जब भी तुम्हें गले लगाऊं सब काम भूल जाया करो, बस मुझ पर ध्यान दिया करो। हर्षवर्धन ने अपना चेहरा हीर की गर्दन में छुपाया हुआ था, उसके होठ लगातार हीर की गर्दन पर शरारत कर रहे थे। हर्षवर्धन के ऐसा करने से हीर अंदर ही अंदर शर्म से मारे जा रही थी, हीर की सांस भारी हो रही थी। हीर ने फिर भी हिम्मत करते हुए कहा, साहब हट जाए ना, सच में काम है। जब 120 हर्षवर्धन की साहिबा। हर्षवर्धन ने अपना चेहरा ही की गर्दन में छुपाया हुआ था, उसके होठ लगातार हीर की गर्दन पर शरारत कर रहे थे। हर्षवर्धन के ऐसा करने से हीर अंदर ही अंदर शर्म से मारे जा रही थी, हीर की सांस भारी हो रही थी। हीर ने फिर भी हिम्मत करते हुए कहा, साहब हट जाए ना, सच में काम है। हर्षवर्धन ने अपना चेहरा उठाकर हीर की तरफ देखकर कहा, अंडरस्को साहिबा, अगर मैं ना हटूं तो क्या करोगी? हीर कुछ नहीं बोली, उसने अपनी नजरें झुकाई हुई थी। हर्षवर्धन ने अगले ही पल अपने होंठ हीर के होठों से जोड़ दिए। अब आगे एक किस के बाद हर्षवर्धन हीर से दूर हुआ। हीर ने मौके का फायदा उठाया, उसने अपने दोनों हाथ हर्षवर्धन के सीने पर रखकर उसे हल्का सा धक्का देते हुए कहा, पीहू के डैडी मुझे नीचे जाना है। हीर ने जैसा ही पहला कदम बढ़ाया, हर्षवर्धन ने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। हीर फिर से हर्षवर्धन के सीने पर जा लगी। हर्षवर्धन ने एक हाथ हीर की कमर पर लपेटा और एक हाथ से हीर के बालों को पीछे करते हुए कहा, पीहू की मम्मी, इतनी भी क्या जल्दी है, चली जाना, अभी तो पीहू के डैडी ने ठीक से तुम्हें देखा भी नहीं। हर्षवर्धन ने फिर से अपने होठ हीर के होठों पर रख दिए। हीर के हाथ भी हर्षवर्धन की टी शर्ट पर कस गए। एक डीप किस के बाद हर्षवर्धन ने अपना माथा हीर के माथे पर लगाकर कहा, अंडरस्को हीर, क्या हम अपने रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं? क्या तुम पूरी तरीके से तैयार हो? अगर तुम अभी तैयार नहीं हो तो मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा, लेकिन अगर तैयार हो तो क्या हम आज रात से अपने रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं? हर्षवर्धन की बात सुनकर हीर के चेहरे का रंग और लाल हो गया। हर्षवर्धन ने अपना गाल हीर के गाल पर रब करते हुए कहा, बताओ ना हीर। हीर ने तो शर्म के मारे अपनी आंखें बंद की हुई थी। हीर कुछ बोलती उससे पहले ही गेट पर एक नोक हुआ। शिवाय चिल्लाता हुआ बोला, चाचू अंदर आ जाऊं या आप जरूरी काम कर रहे हो? हर्षवर्धन हीर से दूर होता हुआ बोला, हाँ आजा, इतना आज्ञाकारी नहीं है तू जितना मेरे सामने बनने की कोशिश करता है। शिवाय अंदर आया तो उसने हीर के चेहरे पर शर्म के साथ साथ एक मीठी सी मुस्कान देखी। शिवाय को कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगा, लेकिन फिर भी उसने हीर को छेड़ते हुए कहा, अंडरस्को क्या बात है सिंड्रेला चाची, आज आपका चेहरा बहुत लाल हो रहा है। हर्षवर्धन ने शिवाय को थप्पड़ दिखाते हुए कहा, आजा तेरा भी कर देता हूँ। शिवाय हंसता हुआ बोला, अरे नहीं नहीं चाचू, मैं गोरा ही ठीक हूँ, लाल होकर मुझे क्या करना है? क्यों आया है ये बता। शिवाय बोला, आपके समधी समधन आए हैं, नीचे आपको बुला रहे हैं। हर्षवर्धन कमरे से बाहर जाने लगा, तभी शिवाय उन्हें कमेंट मारता हुआ बोला, हाय मेरे चाचू भरी जवानी में समाधि बन गए। ये सुनकर हीर की हंसी नहीं रुकी और वह खिलखिलाकर हंसने लगी। हर्षवर्धन हीर की हंसी सुनता हुआ जा रहा था, उसके चेहरे पर भी एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई। हर्षवर्धन नीचे आया और उसने मिस्टर और मिसेस आहूजा का वेलकम किया। थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद हर्षवर्धन बोला, तो हम 15 दिन बाद सगाई की रस्म कर लेते हैं और उसके 2 दिन बाद शादी। मिस्टर आहूजा ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, अंडरस्को बिल्कुल रघुवंशी साहब, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा, हमें भी शादी की बहुत जल्दी है। तभी एक सर्वेंट जाकर हर्षवर्धन को देखकर बोला, सर आपने ज्वेलर्स को बुलाया था, वो आ गए हैं। हर्षवर्धन ने सर्वेंट से कहा, हाँ उन्हें अंदर भेज दो। एक मध्य उम्र का आदमी अपने साथ 2 आदमियों को लेकर अंदर आ गया। उन आदमियों के पास बहुत सारे ज्वेलरी बॉक्स थे। ज्वेलर्स ने हर्षवर्धन की तरफ हाथ जोड़कर बोला, रघुवंशी साहब आपने बताया था कि रूही बिटिया की शादी है, उसी के लिए बहुत सारे गहने लेकर आया हूँ। हर्षवर्धन ने भी हाथ जोड़कर ही ज्वेलर्स का वेलकम करते हुए कहा, हाँ आइए बैठिए, मैं रूही को बुलाता हूँ, वह अपने लिए ज्वेलरी पसंद कर लेगी। हर्षवर्धन ने फिर हीर की तरफ देखा जो हर्षवर्धन के थोड़ा सा पीछे ही खड़ी थी। हर्षवर्धन बोला, जाओ हीर पीहू को ले आओ, वह अपने लिए ज्वेलरी पसंद कर लेगी है। हीर ने हाँ में गर्दन हिलाई और पीहू रूही के कमरे में चली गई। हर्षवर्धन ने फिर मिस्टर आहूजा की तरफ देखकर कहा, चलिए मिस्टर आहूजा हम उस तरफ बैठते हैं, भला इन औरतों में हमारा क्या काम। हर्षवर्धन और मिस्टर आहूजा सिटिंग एरिया से थोड़ी दूर एक सोफे पर जाकर बैठ गए और बातें करने लगे। थोड़ी देर में हीर रूही को लेकर आ गई और फिर रूही, हीर, मिसेज आहूजा तीनों बैठकर ज्वेलरी देखने लगी। हीर ने जब इतनी सारी ज्वेलरी देखी तो उसे भी पसंद आने लगी, लेकिन उसने अपने दिल को मना लिया।
ना चाहते हुए भी हीर ने एक डायमंड का कड़ा उठाया और उसे देखने लगी, फिर उसे डायमंड के कड़े को पहनने के लिए जैसे ही उसने अपना उल्टा हाथ आगे किया, मैसेज आहूजा उसे ताना मारते हुए बोली, रूही लगता है तुम्हारी भाभी को रघुवंशी मेंशन की हवा लग गई। लगे भी क्यों ना, चौधरी साहब के घर से उठकर रघुवंशी मेंशन में आए हैं। रूही का ध्यान मैसेज आहूजा की बातों में बिल्कुल भी नहीं था। उसने मैसेज आहूजा की बात नहीं सुनी, अगर सुन लेती तो आज ही इस बात का फायदा उठाकर अपना रिश्ता तोड़ देती। रूही एक साथ दो कम कर देती, मैसेज आहूजा को जवाब भी देती थी और उसे अपना रिश्ता भी तोड़ लेती, लेकिन रूही की किस्मत थोड़ी सी खराब थी, उसने मैसेज आहूजा की बात सुनी ही नहीं। हीर ने सुन ली। हीर की आंखों में हल्का सा पानी आ गया, लेकिन उसने अपने आंसुओं को बाहर नहीं आने दिया। हीर कड़ा वापस रखते हुए भरे गले से कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, बस वह मुझे पसंद आया तो मैंने उठाकर देख लिया, मुझे लेना नहीं है। हीर से अब अपने आंसू कंट्रोल नहीं हो रहे थे, इसलिए वह नजर झुकाकर बैठी रही, फिर थोड़ी देर बाद बोली, मैं अभी आती हूँ। हीर उठकर किचन में चली गई। किचन में जाते ही हीर की आंखों से मोटे मोटे आंसू बहने लगे। हीर ने स्ट्रिक्टली अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और फिर बाहर आकर रूही के पीछे खड़ी हो गई। रूही बेमन से ज्वेलरी देख रही थी। तभी हर्षवर्धन ने हीर को पीछे से गले लगाते हुए मैसेज आहूजा की तरफ देखकर कहा, श्रीमती आहूजा जी, हवा तो छोटे मोटे लोगों को लगती है, मेरी साहिबा को तो ऐक लगता है। इतना कहकर हर्षवर्धन ने वह कंगन हीर के उल्टे हाथ में पहना दिया। हर्षवर्धन के ऐसा करने से हीर हैरान हो गई और इतने में हर्षवर्धन ने दूसरा कंगन भी हीर के हाथ में पहना दिया। हीर ने हल्का सा चेहरा घूमकर हर्षवर्धन को देखा तो हर्षवर्धन बोला, आंसू मत गिराना वरना मैसेज आहूजा जीत जाएगी और मेरी हीर से कोई नहीं जीत सकता। हर्षवर्धन की बात सुनकर हीर की आंखें नम हो गई और उसके चेहरे पर एक मुस्कान भी आ गई। हर्षवर्धन ने हीर को छोड़ दिया और हीर पूरी तरह से हर्षवर्धन की तरफ पलट गई। हीर ने शर्माकर अपना माथा हर्षवर्धन के सीने पर रख लिया। हीर के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान थी और वही मुस्कान हर्षवर्धन के चेहरे पर भी थी। हीर हर्षवर्धन को ऐसे देखकर मिस आहूजा अंदर ही अंदर जल बन गई। शिवाय मौके पर चौका का मारते हुए बोला, मिसेस आहूजा आप भी कुछ पसंद कर लीजिए, थोड़ी बहुत हवा तो हम आपको भी लगा देंगे। अब तो मैसेज आहूजा और ज्यादा जल गई। मैसेज आहूजा ने मन ही मन कहा, एक बार यह शादी हो जाने दो फिर देखती हूँ कौन किस हवा लगता है। तुम्हारी बहन को मैंने अपने घर में चक्की ना पिसवाई तो मेरा नाम भी कामोलिका नहीं। थोड़ी देर बाद मिस्टर और मिसेस आहूजा इजाजत लेकर वहां से चले गए। ज्वेलर्स ने भी अपने डब्बे समेटे, फिर हर्षवर्धन से इजाजत लेते हुए कहा, अच्छा रघुवंशी साहब अब मैं भी चलता हूँ। हर्षवर्धन बोला, अरे आप कहाँ चले, अभी तो मेरी हीर भी अपने लिए ज्वेलरी पसंद करेगी। हीर ने नामे सहलाते हुए कहा, नहीं पीहू के डैडी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये कंगनी पसंद आए थे और कुछ नहीं चाहिए। हर्षवर्धन ने हीर का हाथ पकड़कर सोफे पर बैठकर कहा, अंडरस्को तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ जो जो पसंद है खरीद लो। तभी हाल में आर्या आ गई। आर्या को देखकर शिवाय बोला, अंडरस्को ए छुई मुई गहने बट रहे हैं, चाचू सबको गहने दिला रहे हैं, लगे हाथ तुम भी जो जो पसंद है उठा लो। हर्षवर्धन ने फिर से शिवाय के सिर पर मारकर कहा, पहले इसकी वाली को पसंद करवाओ, आज आर्या तू भी आजा, तुझे भी जो पसंद है ले ले। आर्या और हीर दोनों बैठकर गहने पसंद करने लगी। राजपूत हवेली। रणविजय सिंह सोफे पर बैठा था। शौर्य नजर झुकाए उसके सामने खड़ा था। रणविजय सिंह राणा ने चिल्लाते हुए कहा, जो कहा है करो, मेरे सामने चुपचाप खड़े रहने से मैं अपना इरादा नहीं बदल दूंगा, कुछ भी करो लेकिन इन पेपर पर आर्या के सिग्नेचर ला कर दो। शौर्य बोला, आप जानते हैं कि आर्या शिवाय के पास है, शिवाय कभी भी आर्या को इन पेपर पर साइन नहीं करने देगा, मैं आपकी इस मामले में कोई मदद नहीं कर सकता। वो सब मैं नहीं जानता, इन पेपर पर मुझे सिग्नेचर चाहिए, 15 दिन का टाइम देता हूं तुम्हें, अगर तुमने इन पेपर पर साइन करवा दिए तो ठीक, वरना वंशिका की मौत का जिम्मेदार तुम खुद होंगे। रणविजय सिंह बोला। शौर्य गुस्से में बोला, आपने मेरी बुआ को कहाँ रखा है, आखिर बता क्यों नहीं देते? मैं कैसे मान लूं कि आपने मेरी बुआ को अभी तक जिंदा रखा है? जब तक आप मुझे मेरी बुआ से नहीं मिलवाएंगे मैं इन पेपर पर साइन नहीं करवाऊंगा। रणविजय सिंह राणा हल्का सा मुस्कुराकर बोले, ठीक है, तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है ना, तो कल वंशिका की लाश देख लोगे तब यकीन आ जाएगा। शौर्य गुस्से में बोला, आप मेरी बुआ के साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं पिछले कितने ही सालों से आपकी बात मानता आया हूं, लेकिन अब नहीं, जब तक आप मुझे वंशिका बुआ से नहीं मिलोगे मैं इन पेपर पर साइन नहीं करवाऊंगा। रणविजय सिंह राणा गुस्से में कुछ कहते हैं उससे पहले बलराज ने उनके कंधे पर हाथ रखकर धीरे से उनके कान में कहा, शौर्य को शिवाय और दिव्यांश का सपोर्ट है, अब यह आसानी से नहीं डरेगा, इसे एक बार वंशिका को दिखा दो, ये हमारी बात मान लेगा।
बलराज ने अपना फोन लिया और उसमें से एक वीडियो निकालकर शौर्य की तरफ बढ़ा दिया। शौर्य मोबाइल पकड़कर उस वीडियो को देखा तो उसमें वंशिका बेसुध सी कोठरी में बंद थी। वंशिका को कोई होश नहीं था। वंशिका की हालत बहुत खराब थी, जैसे उसे न जाने कब से खाना ना दिया गया हो। वंशिका बहुत कमजोर हो गई थी। एक वक्त था जब वंशिका बहुत खूबसूरत थी। उसे खूबसूरती को देखकर ही तो वरदान सिंह राजावत ने उससे शादी की थी, लेकिन अब वंशिका की हालत बहुत खराब थी। वंशिका को इस हालत में देखकर शौर्य की आंखों में आंसू आ गए। शौर्य ने मोबाइल को गुस्से में दूर फेंक दिया और चिल्लाकर कहा, अंडस्को, आखिर तुम चाहते क्या हो? क्यों हम सब के पीछे पड़े हो? सारी प्रॉपर्टी तो तुम्हें दे दी मैंने, अब क्यों तुमने मेरी बुआ को ऐसे रखा हुआ है? आवाज नीचे। शौर्य, वरना तुम जानते हो मैं क्या करूंगा। अब तुमने वंशिका को देख लिया, आप चुपचाप जाकर इन पेपर पर साइन करवा कर लो, और अगर तुमने 15 दिन के अंदर पेपर पर साइन नहीं करवाए तो 16वें दिन मैं तुम्हारी बुआ को मार दूंगा। तुम जानते हो कि मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटता, इसलिए वंशिका की जान अब तुम्हारे हाथों में है।